जब लाइव आज हम शुरू कर रहे हैं GS2, GS3 और GS6, फिर GS1 की सफलता के बाद, समाप्ति के बाद हम GS2 शुरू कर रहे हैं। GS2 में हम IR पहले पढ़ेंगे। IR पढ़ने के 2 से 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि BPSC के जो मित्र मेंस लिखने वाले हैं उनका भी लाभ हो सके IR से, चूँकि 4 टॉपिक हैं, 4 लेक्चर होंगे या थोड़ा शायद 5 हो सकता है, तो उनका भी भला हो जाए। दूसरा, चूँकि अपने भी सारे यहाँ से स्टूडेंट्स हैं। दूसरा, IR एक डायनामिक विषय है और इंटरनेशनल रिलेशन से मुझे एक विशेष लगाव है। मेरा मित्र मुझे कहता रहा है कि शायद मैं इस क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर कर सकता था, तो नेचुरल विषय होने के नाते मुझे लगा इसको पहले पढ़ाते हैं, थोड़ा अच्छे से काम कर पाएंगे। और एक बार पढ़ने के बाद दूसरी बार जब आप इसको रिवाइज कर रहे होंगे तब तक मैं इस पे 2 अपडेटेड लेक्चर लेके आ चुका होऊंगा, जो अगले 2 महीनों में करंट और कंटेम्प्रेरी इवेंट के हिसाब से मुझे और महत्वपूर्ण लगेंगे। तो 2 अपडेटेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर के GS2 पे IR पे 4 लेक्चर संभावित है, 4 टॉपिक हैं, 4 लेक्चर, और उसके बाद 2 अपडेटेड लेक्चर करंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपके एग्जाम के जस्ट थोड़े से पहले, ठीक, ताकि कुछ भी करंट का हिस्सा आपका छूटे ना। GS2 और GS4 जो भी अभी होगा लेक्चर, वो सब लाइव होगा मोस्टली, और इसमें विषय को इस तरह से कवर करेंगे कि जो PYQ है वो भी पूरा कवर हो जाए। इसका उद्देश्य यह है कि GS3 और GS6 जब हमने पढ़ाया तो GS6 में 1 ही साल का PYQ था, इसलिए ज़्यादा कुछ उसमें कराने लायक था नहीं। जितना PYQ था मैंने करवा दिया टॉपिक वाइज, आपको पता भी है। GS6 के PYQ को लेकर कहीं भटकना नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है लेक्चर में। GS3 की PYQ जहाँ तक बात करें तो GS3 की काफ़ी PYQ हमने थीम वाइज कवर किए, और जो बच गया था आपने सम्राट में देखा होगा, हमने कवर किया, और सम्राट का इसीलिए GS3 आपको उपलब्ध करा दिया था। अब रही बात GS2 GS4 की, इसके सभी PYQ हम कोशिश करेंगे सेशन के साथ साथ हो सके, और PYQ साथ में कवर हो जाएगा तो आपको अलग से PYQ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब GS2 में जो IR का हिस्सा है, पहले हम देखेंगे PYQ, समझेंगे प्रश्न कहाँ से पूछता है, क्यों पूछता है, आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और फिर हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। पहला कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको लाइव लेक्चर में पढ़ लेंगे। कुछ 2-3 चीज़ें जो कम महत्वपूर्ण हैं या बेहद कम महत्वपूर्ण हैं, उनका कंटेंट आपको उपलब्ध हो जाएगा, उनको बस एक बार देख लेना है। 100 साल में एक बार उनके आने की गुंजाइश है, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप ये ना कहें, आपको फोमो ना फील हो कि देखो उसके नोट्स में है, मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए भी वो आपको दे दिया जा रहा है, ठीक है। अभी विषय की शुरुआत करते हैं, धैर्य रखिए। सेशन की समाप्ति के बाद में आपसे क्वेश्चन सवाल जवाब तो होगा ही होगा, फिलहाल के लिए म्यूट रखिए, ठीक है। लेट्स स्टार्टेड। तो ये GS2 का मेंस का शोध श्रृंखला है अपना। इसमें हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन पे किस तरह के सवाल पूछे गए। देखो भैया, इंटरनेशनल रिलेशन में 18, 19, 20, 21, 22 टोटल 5 टॉपिक, ठीक है। टॉपिक नंबर 18 से लेकर के 22 तक कुल 5 टॉपिक। आप देखेंगे कि जो 5वां टॉपिक ये है क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक मामले और घटनाएं, करंट अफेयर्स। बाकी जो रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है महत्वपूर्ण, वो इसी को मैं छोड़ रहा हूँ अभी। 1, 2, 3, 4 टॉपिक पढ़ाऊँगा। ये टॉपिक छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये करंट है, और हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में, अप्रैल और मई में कुछ बड़ी बिग बैंग हो जाए, तो इसके लिए इसको रोक के रख रहा हूँ, और इसी पर 2 अपडेटेड लेक्चर लेके आऊँगा। तो फिलहाल के लिए आपके लिए 4 लेक्चर IR में प्लान्ड है। पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, ये आपका पहला टॉपिक। अब अच्छी बात क्या है कि फिलहाल के लिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं उसमें आपके पास पढ़ने के लिए लिमिटेड कंटेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आयोग के क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को आप देखोगे तो साल 2018 में उसने सवाल पूछा, व्हाई इज इंडिया अपोज टू मीडिएशन इन कश्मीर इशू, कश्मीर मामले में भारत मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है। ये सवाल क्यों पूछा गया? ये सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि धारा 370 हटाया गया था 2019 में 5 अगस्त को, और जो 2018 का PCS हुआ था वो 2019 में अगस्त के बाद हुआ था संभवतः। तो इसकी वजह से ये सवाल स्वाभाविक रूप से उसमें पूछा गया, ठीक है। यानी कि जो बहुत बिग बैंग न्यूज में था वहीं IR में पूछा जाता है,
और मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि आईआर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये 3 विषय ऐसे हैं जहाँ प्रश्न लगभग आउट होते हैं। अगर आपने अग्नि परीक्षा का सवाल देखा होगा तो मैंने वही कोशिश की है कि जो बहुत अति संभावित सवाल हैं उन्हीं को डाला जाए। तो ये सवाल अगर आप न्यूज़ के हिसाब से प्रेडिक्ट करोगे तो आप कर पाओगे। सिक्योरिटी में कैसे होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे होता है कि सवाल रिपीट होता है, एक साइकिल चलता है कि एक बार नक्सलिज्म पूछ लिया तो अगली बार इंसर्जेंसी पूछ लिया, अगली बार उसके कुछ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया, वो पूरा चलता रहता है क्योंकि सिलेबस में जो पॉइंट दिए हुए हैं उन्हीं को उनको पूछना है। मेंस में सिलेबस बहुत फिक्स है, उसी फिक्स सिलेबस पे बार बार सवाल आता है। मेंस में समस्या यह नहीं है कि क्या पढ़ना है, मेंस में समस्या यह है कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना और लिखना कैसे। तो सारा जो है खेल इसी बात का है। 2018 में ये सवाल पूछा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पर। और ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि OBOR, जिसको बाद में BRI कर दिया गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ में था, इतना ज़्यादा चर्चा में था, भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया, भारत की संप्रभुता खतरे में आ गई। खैबर पख्तूनवा और अक्साई चीन और जो उनका गिलगिटिस्तान एरिया है, उधर जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले थे इसकी वजह से। फिर पूरे यूरोप में कई राष्ट्रों ने ज्वाइन किया, इटली समेत। इटली शायद संभवतः उन प्रथम राष्ट्रों में से था, ग्रीस और इटली, जिन्होंने ज्वाइन किया था BRI प्रोजेक्ट। बाद में इटली ने छोड़ा, ग्रीस ने भी छोड़ा, श्रीलंका ने ज्वाइन किया था। तो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय था। स्ट्रिंग ऑफ पल्स की थ्योरी बहुत बूम कर रही थी, इसलिए सवाल स्वाभाविक था आयोग के लिए पूछना। 2018 में ही 370 चूंकि हटाया गया था, इस पर सवाल उसने पूछा। 2019 में इंडिया नेपाल बायलैटरल रिलेशन पे सवाल पूछा। क्यों पूछा? क्योंकि आपको पता है 2019-20 वो समय था जब लिम्पाधोरा, काला पानी, ये सभी जो मुद्दे थे वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में थे, डिबेट में थे। भारत पर आरोप लगा रहा था वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी, KP शर्मा ओली के नेतृत्व में, कि भारत ने नेपाल की संप्रभुता का वायलेशन किया है, भारत एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, और ऐसे आरोप लग रहे थे जिसकी वजह से सवाल स्वाभाविक हो गया था। ठीक है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार परेशान करते हैं भारत और नेपाल के बीच, ऐसा सवाल उसने पूछा था। उसके बाद 2021 में चूंकि ये इशू लगातार होता चला गया, और सबसे बुरी बात है कि भारत और नेपाल और चीन के बीच कुछ समझौते हुए, जिसमें ट्रांस हिमालयन रेलवे की भी बात की गई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, ट्रांसशिपमेंट की व्यवस्था की बात की गई, जिसकी वजह से भी ये सवाल पूछा गया 2021 में। ठीक, 2023 में भारत पाकिस्तान पर पहली बार उसने सवाल पूछा, और 2023 में सवाल पूछा। बहुत साल हो गए थे भारत पाकिस्तान पे सवाल इसने नहीं पूछा था, तो एक बार उसने पूछा। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि 23 में अगर सवाल पूछा है, और भारत पाकिस्तान संबंध में पहला वाला जो टॉपिक है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, रिलेशन विद इट्स नेबरहुड, यानी भारत तथा उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो 2024 के मेंस में भारत पाकिस्तान पे सवाल पूछने की संभावना लगभग 0% है। क्यों? भारत पाकिस्तान के संबंधों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल को भी ट्रेड बहाली हो जाए पाकिस्तान और भारत के बीच, एक बड़ा मसला हो जाए, या कुछ कश्मीर को लेकर के फाइनल सोल्यूशन हो जाए, तो शायद पूछ सकता है। इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ 2 महीनों का, ताकि मैं आपको अपडेटेड लेक्चर दे सकूँ। अदरवाइज इस पर सवाल पूछने की संभावना लगभग 0 है। फिर भी इसमें जो महत्वपूर्ण बात हो सकती है वो एक है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको मैंने कवर किया है। इंडस वाटर ट्रीटी को क्यों? क्योंकि भारत ने लास्ट ईयर इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने के लिए, फिर से समीक्षा करने के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया। ठीक, जबकि पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान चला गया PCA के पास, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास। तो PCA के पास पाकिस्तान चला गया। भारत ने कहा ज्वाइंट कंसल्टेशन और नेगोशिएशन मैकेनिज्म अवेलेबल है 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से, और जब ऐसा है न्यूट्रल मीडिएटर इसमें फैसला करते हैं, तो फिर आप PCA में नहीं जा सकते थे। तो ये तो वायलेशन है हमारे समझौतों का। इसकी वजह से भारत ने रीनेगोशिएट करने के लिए नोटिस जारी किया है पाकिस्तान को। तो अगर सवाल बनेगा तो इंडस वाटर ट्रीटी पे बनेगा, इसलिए मेरी उस पर नज़र है और मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक, ये हो गया UPPCS के सभी सवाल। लेकिन फिर भी हमने प्रेडिक्शन किया है इस बार क्या महत्वपूर्ण है। एक तो इंडस वाटर ट्रीटी आपको बताया ही, थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। भारत बांग्लादेश रिलेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कुछ ना कुछ रोज़ इवॉल्व हो रहा है सिचुएशन। भारत श्रीलंका उस समय महत्वपूर्ण था जब हम ये मेन शोध श्रृंखला बना रहे थे। भारत श्रीलंका रिलेशन उतना महत्वपूर्ण अब रह नहीं गया, इसको मैं 2 स्टार दूंगा। ये 5 स्टार टॉपिक है भारत बांग्लादेश। इंडिया मालदीव बहुत हॉट टॉपिक था कुछ महीने पहले तक, अब ये भी बहुत लिमिटेड हो गया, तो 3 स्टार है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी भारत बांग्लादेश को देनी है, दूसरी प्रायोरिटी आपको इंडिया मालदीव को देनी है, तीसरी प्रायोरिटी इंडस वाटर ट्रीटी को, चौथी प्रायोरिटी श्रीलंका को। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक मैं आपको ठीक से पढ़ाऊंगा, 3 टॉपिक। और बाकी
जैसे भारत भूटान का रिलेशन है, भारत नेपाल का रिलेशन है, ये सब मैं आपको, भारत पाकिस्तान का रिलेशन है, ये सब मैं आपको कंटेंट दे दूंगा जो आप स्वयं पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और घटनाएं होती हैं तो मैं आपको उसका कंटेंट अपडेट करके अपडेटेड लेक्चर के साथ उपलब्ध कराने ही वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। PYQ का एनालिसिस हमने कर लिया, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध। अब चीन पे सवाल उसने बार बार पूछा है, और चीन को लेकर के गलवान जो डिस्प्यूट था, गलवान डिस्प्यूट सॉल्व हो गया है, लगभग काफ़ी हद तक सॉल्व हो गया है। इंडियन साइड से भी कहा गया है, चीन की साइड से भी कहा गया है, और चीन हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है अमेरिका के बाद में और यूरोपियन यूनियन के बाद में। इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे तो चीन के साथ हमारे बहुत रिश्ते कॉम्प्रिहेंसिव हैं, तो हमने सोचा कि पहले हम चीन पे ही कवरेज करते हैं और भारत चीन संबंध पे हम पहले बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो भारत चीन संबंध ही है। अब भारत चीन संबंध पे कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है। तो इंडिया चाइना रिलेशन में कई मुद्दे हैं, और उन मुद्दों में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट है, दूसरा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रेड डेफिसिट, तीसरा है हमारी उसके जो मिनीलेटरल और मल्टीलेटरल लेवल पे जो तनाव है, और जो हमारे रीजन में भारत के पड़ोस में उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट और इंक्रोचमेंट की जो पॉलिसी है, जिसकी वजह से कभी गलवान होता है, कभी डोकलम होता है, कभी स्ट्रिंग ऑफ पल्स होता है, कभी BRI होता है, वो मुद्दा है। ठीक, प्लस एक पावर टसल भी देखा जा रहा है, एक एम्फेसिस देखा जा रहा है, एक जोर आजमाइश देखी जा रही है भारत और चीन के बीच कि दक्षिण एशिया में किसका प्रभुत्व ज़्यादा होगा, और एशिया एंड बियॉन्ड भी, एशिया और पैसिफिक में भी भारत और चीन के बीच रस्साकसी चलती रहती है। तो जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उन इम्पोर्टेंट मुद्दों को हम कवर करेंगे, और जो भी आपके लिए कंटेंट हमने बनाया है इसमें कोशिश की है, जो रॉ कंटेंट मुझे मिला था फैकल्टी की तरफ से, उन कंटेंट में मैंने जो भी डायमेंशंस है उसको चेंज किया है, जो भी कंटेंट है उसको न्यूज़पेपर्स की जो पिछले 2 साल की 3 साल की कवरेज है उसमें जितने भी शानदार आर्टिकल हैं वहाँ से मैंने आर्गूमेंट भी निकाले हैं। ORF का काफ़ी हेल्प लिया IR के लिए, तो ORF का विशेष धन्यवाद, और उनके आर्टिकल्स। तो बॉर्डर डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। बॉर्डर डिस्प्यूट में भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है वेस्टर्न सेक्टर का, और फिर इधर अरुणाचल वगैरह की तरफ, इन पे जो डिस्प्यूट है वो जनरली इसलिए है क्योंकि बॉर्डर डिमार्केशन नहीं हो पाया है। डिमार्केशन को कहें कि सीमा चिन्ह निर्धारित नहीं हो पाया है, और डिमार्केशन ना होने की वजह से जो एक दूसरे की फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं, पेट्रोलिंग करते करते एक दूसरे के क्षेत्रों में चली जाती। लेकिन ये समस्या तब ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब एक चाइना की फोर्सेस जानबूझ करके हमारी तरफ आती है, और हमारी तरफ आती है 4 कदम आती है, 2 कदम पीछे हट जाती है, और 4 कदम आकर के 2 कदम जो पीछे हट जाना है इसको स्ट्रेटजिक भाषा में, फॉरेन पॉलिसी की भाषा में कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। ये टर्म इस्तेमाल करना है आपको। सलामी स्लाइसिंग मतलब 1-1 इंच, ये चीन की अनाधिकारिक पॉलिसी है जिसके माध्यम से वो अपने पड़ोसी देशों की ज़मीनों को हड़पता रहा है। 1-1 इंच कैसे कैसे आगे बढ़ करके पड़ोसी देशों की ज़मीन को कब्जा करना है, ये सलामी स्लाइसिंग कहलाता है। तो चीन ने जो हमारा उसके साथ बॉर्डर है लद्दाख में, वहाँ पे जो बॉर्डर में एरियाज हैं उसमें बहुत सारे ब्लैक टॉप है, उसमें गलवान वाला एरिया है, उसमें बाकी लद्दाख के एरियाज हैं जहाँ पे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। उन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट को रोकने के लिए चीन ने इंक्रोचमेंट किया, चीन ने घुसपैठ की, और बाद में अभी जो समझौता हुआ है ये तय नहीं हो पाया है कि चीन क्या 2020 के LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वापस गया है या नहीं। तो चीन की जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और इसमें जब भी चीन के बारे में बॉर्डर डिस्प्यूट पे कोई भी सवाल बनेगा तो आप S जयशंकर को कोट कीजिएगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट एक वन ऑफ दी प्रॉब्लम नहीं है भारत और चीन के बीच, बल्कि बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे संबंधों की एक धुरी निर्धारित करते हैं, राह निर्धारित करते हैं। बिना बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाए या बिना स्टेटस को मेंटेन किए चीन के साथ सामान्य रिश्ते, सामान्य संबंध नहीं बहाल हो सकते। और उसमें S जयशंकर की किताब जो इंडियाज वे है
कि जिस तरीके से इंडिया ने अभी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एम्फेसिस करके डेवलप करना शुरू किया है, आप इंडिया भी को भी कोट कर सकते हैं। बाकी ढेर सारे यहाँ पे आपको कोट मिलेंगे एक्सपर्ट्स के। तो चाइना की जो सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी है जो मैंने इसमें कर दिया है, इसको भी आप कोट कर सकते हैं। जब भी बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, इंच दर इंच ज़मीन वो हड़प रहा है, इसी को सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से गलवान भी हुआ, जिसकी वजह से डोकलम भी हुआ। ठीक, अब जो चीन है वो बॉर्डर पे हमें कैसे कैसे परेशान करता है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा कर रहा है चीन, बॉर्डर एरियाज में हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, जिसमें कि रोड है, जिसमें कि रेल है और जिसमें कि एयरवे है। ये तीनों तरीके से चीन ने हमारे बॉर्डर पे बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। ऐसा माना जाता है कि चीन हमारे बॉर्डर पे लगभग 7 से 8 घंटों में अपने सबसे बड़े ब्रिगेड से मूव कर सकता है भारत की बॉर्डर पे, जबकि भारत को ऐसा करने में 18 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लग सकता है पूरे ब्रिगेड को मूव करने में। तो ये दिखाता है कि भारत स्ट्रेटजिक तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, कनेक्टिविटी के तौर पे अब भी काफ़ी पीछे चल रहा है। हालांकि BRO वगैरह ने, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ने, इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किए हैं, उसको हम आगे दिखाएंगे। तो ये चाइना का बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हमारे लिए चिंता का विषय है। अगर कल को सवाल पूछता है कि भारत चीन के बॉर्डर पर या सीमा पर मुख्य चुनौतियाँ किस प्रकार हैं, समझाइए, तो पहला तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन है, मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट है, सलामी स्लाइसिंग है जो मैंने आपको बताया, हाइब्रिड और साइबर वारफेयर में जो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उनको डिप्लॉयमेंट कर रहा है, ये है। तो 4 पॉइंट अगर आप लिखोगे तो उससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बजाय के बोल वचन करने के। डायमेंशन महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, आर्थिक असुरक्षा, ग्रोइंग ट्रेड डिफिसिट। क्यों? क्योंकि कोई भी राष्ट्र तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न हो। क्यों? 70s तक, इवन लेट 70s तक भारत और चीन की अर्थव्यवस्था लगभग एक समान थी और उनके जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे उनमें थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि माओ की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि डिफेंस पे ज़्यादा खर्च करना है, और ये पॉलिसी उनकी 50s से ही चली आ रही थी। आपको अगर पता होगा तो 1962 के समय जब वार हुआ था तब चाइना हमसे लगभग दुगना अपने डिफेंस पे खर्च करता था। ऑफिशियल तो कभी वो बताता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी और इसकी वजह से चीन लगभग हमसे 4-5 गुना ऑफिशियल और अनऑफिशियल तो कितना ही ज़्यादा बजट पर अपने डिफेंस पर एक्सपेंडिचर करता रहा, जबकि भारत के पास इतना पैसा, इतना स्कोप नहीं हो पाता है कि अपने डिफेंस पर खर्च करे। और उसका एक बड़ा कारण है कि भारत का इस तरीके का ट्रेड डिफिसिट है। 23-24 में, साल 2023-24 में इंडिया का $100 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड डिफिसिट रहा है चीन के साथ में। और सबसे आश्चर्यजनक बात है कि जो API है, ये चूँकि GS3 का पेपर नहीं है इसलिए हम इकोनॉमी यहाँ पे नहीं पढ़ाने बैठे हैं, लेकिन आपको जस्ट जानकारी होनी चाहिए कि हम पूरी दुनिया में लगभग वॉल्यूम के हिसाब से तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं, जो फार्मास्यूटिकल आइटम्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि वैल्यू के हिसाब से हम 13वें या 14वें नंबर पे आते हैं। तो जो इतना ज़्यादा हम फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो API जो सबसे इंपॉर्टेंट घटक होता है, जिसको कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो चीन से आता है। और इसका लगभग एक दो नहीं 80% हम चीन से इम्पोर्ट करते हैं। 70% सोलर पैनल हम चीन से इम्पोर्ट कर रहे थे। तो ये जो ट्रेड डिफिसिट है इसीलिए $100 बिलियन से ज़्यादा पहुँच गया। और इसके लिए मैंने जो रिपोर्ट निकाली वो है, ये आपको सीधा सीधा लिख देना है। जब भी आप डायमेंशन डालेंगे कि भारत और चीन के बीच जो बढ़ता व्यापार घाटा है, ये डायमेंशन आप डालिएगा, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायमेंशन डालिएगा। अगर सवाल पूछेगा भारत चीन के बीच बढ़ता व्यापार घाटा आर्थिक असुरक्षा का विषय है, इस पर चर्चा कीजिए। अगर इस तरीके का सवाल बनेगा तो भी आप इसको कोट कर सकते हैं। भारत चीन के संबंधों के बीच चुनौतियों पर सवाल पूछेगा तो भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि सवाल सीधा सीधा नहीं आएगा, सवाल एप्लीकेशन बेस्ड आएगा। सवाल हो सकता है जो करंट और कंटेम्प्रेरी इशूज है उन्हीं पे आए। तो करंट और कंटेम्प्रेरी जो चीन और भारत के बीच इशू है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट, और वो है ट्रेड डिफिसिट जो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो क्यों? क्योंकि अभी जब अमेरिका ने इतना टैरिफ लगाया तो ट्रेड डिफिसिट फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि हो सकता है चीन हमें सामान ज़्यादा एक्सपोर्ट करे ताकि हम अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन तो चीन ही रहेगा। अगर इसको ज़्यादा समझना है तो हमारी जो निबंध था IR वाला विषय था, क्या था IR का, अभी 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था, उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें है कि वर्किंग पेपर बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर 2022 में जो पब्लिश हुआ, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसको विवेक देवराय लीड कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है लास्ट ईयर। उस वर्किंग पेपर में, इसको अब कार्यगत पर्चा नहीं बोलेंगे, वर्किंग पेपर ही बोलेंगे, उसमें उन्होंने बताया था कि जिस तरीके से अमेरिका चीन को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से अमेरिका का $345 बिलियन का घाटा है चीन के साथ, ठीक उसी तरीके से हम चाइना को भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है वो नॉन टैरिफ बैरियर्स और टैरिफ बैरियर्स बहुत ज़्यादा लगा के रखा है। हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं, हमारी दवाएं वहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो पाती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन भी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट
बड़ा एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्टर है। और अमेरिका को आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा दवाएं शायद इंडिया नहीं बल्कि चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में भी चीन काफ़ी शेयर रखता है बाई वैल्यू, जिसकी वजह से भी वो हमें अपनी मार्केट में एक्सेस देना नहीं चाहता है। इसको अगर आप कोट करेंगे तो हो सकता है औरों से आपको ज़्यादा मार्क्स मिले, ठीक है। और ये इंडिया जी इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद चाइना अनफेयर, तो आप जयशंकर को भी कोट कर सकते हो, उनकी किताब को भी कोट कर सकते हो, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को भी आप कोट कर सकते हो अगर ये डायमेंशन आप डालिएगा तो। इंडिया ने क्या किया, 3 पॉइंट हो गए, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी की सूझ, बॉर्डर डिस्प्यूट, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी या ट्रेड डेफिसिट। इंडिया ने क्या किया है, ये 3 मुद्दे जो थे, इंडिया की प्रतिक्रिया क्या है। एक टर्म मैंने दिया यहाँ पे, न्यूज़पेपर का टर्म है और डिप्लोमेट इसको कहते हैं पैसेंट डिप्लोमेसी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसको, जैसे मैंने एक टर्म आपको बताया था प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी, जो मालदीव के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था। अभी यहाँ पे चीन के कॉन्टेक्स्ट में प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी नहीं है। प्रैग्मेटिज्म तो डिफरेंट बात हो जाती है, जब छोटा राष्ट्र होता है तो चलो बर्दाश्त कर लो भाई, गाली दे रहा है बर्दाश्त कर लो भाई। यहाँ पे पैसेंट डिप्लोमेसी है। साल 2020 में गलवान वैली होता है गर्मी में, कोविड में, और 2020 से 2025 आ गया है, स्टैंड ऑफ बना रहा। भारत की 60 से 70 हज़ार फोर्सेस वहाँ पे डिप्लॉयड रही, बड़ा ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, लॉजिस्टिक सप्लाई करनी पड़ी, लेकिन भारत ने धैर्य बनाए रखा, आंखें झुकाई नहीं, भारत ने आंख में आंख मिला के रखा और चीन के साथ बातचीत होती रही। लेकिन हमने कंडीशन रखा था कि कोई भी परमानेंट डिप्लोमेटिक टाई तभी बहाल हो सकते हैं, तभी डायलॉग हो सकते हैं हाईएस्ट लेवल पे, जब हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उनमें स्टेटस क्यों बना रहे, और गलवान वैली के पहले का। तो इसी को नाम दिया है डिप्लोमेट ने पैसेंट डिप्लोमेसी या धैर्यपूर्ण, क्या कहेंगे इसको, डिप्लोमेसी को, डिप्लोमेसी या कूटनीति, धैर्यपूर्ण कूटनीति कर देना इसको, ठीक है। तो नहीं समझ में आएगा तो डिप्लोमेसी भी लिख सकते हो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। तो धैर्यपूर्ण डिप्लोमेसी में इंडिया ने क्या किया, ये डायमेंशन रहेगा आपका। आंसर कैसे लिखना है यहीं से सीखना होता है, अचानक से कुछ सीख नहीं मिलता है। भारत की प्रतिक्रिया क्या है, अगर इस तरीके से सवाल पूछे कि चीन और भारत के बीच जो संबंध हैं वो काफ़ी टर्बुलेंट से, काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, भारत ने इस पर किस तरीके की कूटनीतिक क्षमता का परिचय किया है, टिप्पणी कीजिए। तो पैसेंट डिप्लोमेसी में आप लिखोगे यहाँ पे कि गलवान के लगभग 5 सालों बाद भी, स्टैम्प ऑफ के बाद भी भारत ने धैर्यपूर्ण डिप्लोमेसी का परिचय दिया है। संपूर्ण रक्षा तैयारियों के बावजूद भारत ने शांति तथा पैसेंट डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी, ठीक है भाई, इतना काफ़ी है। वो 3 लाइन 4 लाइन एक एक पैरा लिखने की जरूरत नहीं। तो पहला तो भारत ने ये किया है, और मैंने आपको पहले भी कहा अगर आपके पास 4 पॉइंट हैं तो सबसे पहले उस पॉइंट को रखते हैं जिससे एग्जामिनर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, यानी उसको कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आप सबसे गंदा पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे बाद में, तो एग्जामिनर पढ़ेगा ही नहीं, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। दूसरा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने PIB से लिया है तो आपको यकीन रखना है कि भारत ने 73 रोड प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया है चीन बॉर्डर पे, जिसकी कुल लंबाई 3800 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, जिसमें से 61 जो प्रोजेक्ट हैं पूरे हो चुके, ठीक है। और माफ़ करना, 61 प्रोजेक्ट पे BRO काम कर रहा है, जिसमें से 28 पूरे हो चुके, ठीक है, ऐसा है। तो कुल मिलाकर के आप एक डेटा दे दीजिए, एक शॉर्ट कर दिए इसको कि टोटल 73 रोड प्रोजेक्ट की पहचान की गई है, जिसमें से 28 पूरे हो चुके हैं। जिसको कौन क्रियान्वित कर रहा है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आता है बताइएगा मुझे, ठीक है। तो ये है, 2 हो गया पॉइंट। भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, और सरकार की तारीफ करनी बनती है इस पे कि सरकार ने पिछले 10 सालों में, जो कि मैंने बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, ORF के भी आर्टिकल पढ़े, क्रिटिक्स के भी आर्टिकल पढ़े, उसमें कहा गया कि पिछले 10 सालों में, चूंकि कंटेंट में सब कुछ डाल नहीं सकते, लेकिन मुझे 2 लाइन लिखने के लिए भी कम से कम 2-3 आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, तो पिछले 10 सालों में लगभग दुगना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया है चाइना बॉर्डर पर, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस, भारत ने क्या किया डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ने, हथियारों की खरीद की है। आपको पता है कि भारत को चाहिए 45 स्क्वाड्रन प्लेन, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन, जिसकी मदद से हम चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध कर सकते हैं, जबकि भारत के पास 25-26 स्क्वाड्रन ही है, और उसमें से काफ़ी स्क्वाड्रन मिग जैसे जहाज़ बहुत पुराने पड़ गए हैं, बहुत आउटडेटेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी भारत ने राफेल वगैरह की खरीदारी की है। अमेरिका से भी ढेर सारे रणनीतिक जो इंपॉर्टेंस वाले हथियार हैं उनको भी खरीदा है, इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारे समझौते किए हैं। तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ने भी भारत में काफ़ी काम किया है। ये डायमेंशन आपको डालना है और 1 लाइन लिख देना, मैंने उतना ही लिखा है जितना आपको एग्जाम में जरूरी है। कोलिशन विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, ये भी लिखना है। क्यों? क्योंकि जब गलवान हुआ उसके जस्ट बाद स्वर्गीय जो शिंजो आबे थे, वो भारत
ट्रंप और बाद में बिडेन, इन सब ने क्वाड को काफ़ी प्राथमिकता दी और क्वाड की एक्टिविटी इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी, ऐसे लग रहा था जैसे भारत पूरी तरीके से अमेरिका के पक्ष में जाने वाला है। लेकिन भारत अब भी ऑटोनॉमस है और भारत अब भी अमेरिका के साथ सिर्फ रणनीतिक साझेदारी करना चाहता है, उसका परमानेंट एलाई नहीं बनना चाहता है। ठीक है, तो भारत ने क्या किया, डिफेंस कॉपरेशन किया, यानी कि रक्षा सहयोग किया, इंटेलिजेंस शेयरिंग किया। आपको याद होगा जैसे ही गलवान हुआ था, जैसे ही चाइना के साथ डिस्प्यूट हुआ था, हमने अमेरिका के साथ किया था बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। लेमोआ और कॉमकासा शायद पहले ही हो चुका था, लेकिन हमने बीका किया। बीका के मेन मकसद क्या था, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, इंटेलिजेंस शेयर करना एक दूसरे के साथ में, ताकि हम ज़्यादा बेहतर अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को बेहतर कर सकें। तो इंडिया ने अमेरिका जैसे देशों के साथ में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ में, यूके के साथ में इंटेलिजेंस शेयरिंग भी किया है, जिसकी वजह से भी हमने चाइना को काउंटर करने का प्रयास किया। ठीक, एक अंतिम बात जो ज़रूरी है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग की। चीन ने क्या किया, जो डिस्प्यूटेड एरिया था वहाँ पे चीन ने सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी के तहत अपने गांव बसा दिए। और अपने जब गांव बसा दिए तो जब भी भारत और चीन के बीच जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पे जो परमानेंट आर्बिट्रेटर्स हैं उनकी जब बात होती है, भारत की तरफ से अजीत डोभाल हैं और उधर की तरफ से वांगी हैं, जो वहाँ के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, बाद में हटाए गए, बाद में फिर से बनाए गए। तो वांगी और अजीत डोभाल जब भी मिलते हैं तो ये इशू निकल करके आता है कि भाई चाइना का तो मतलब टिप्पणियाँ होती रहती हैं, डिस्क्लोज तो नहीं होता है सब चीज़ें, लेकिन ये बात होती रहती है कि चाइना कहता है कि हमारे गाँव तो देखो इस एरिया तक हैं, तो ये वाला हिस्सा तो हमारा हुआ। ठीक वैसे ही जैसे चाइना फिलीपींस से, चाइना वियतनाम से कहता है कि भाई 9 डैश लाइन है, और 9 डैश लाइन का मतलब ये है कि भाई चाइना ने आर्टिफिशियल टापू, आर्टिफिशियल आइलैंड खड़ा कर दिया है साउथ चाइना सी में, दक्षिणी चीन सागर में। और वो कहता है ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड है यहाँ पे हमारी प्रेजेंस है, यहाँ पे हमारी हिस्टोरिकल प्रेजेंस है, और इसकी वजह से इसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल का हिस्सा होगा वो हमारा है। तो ऐसे में तो पूरा साउथ चाइना सी चाइना का हो जाएगा। तो चाइना वही चीज़ भारत के साथ कर रहा था, तो भारत इसका तोड़ निकाला। भारत ने सोचा जब चीन हमारे साथ ही कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि चीन के बॉर्डर से लगते हुए हमारे हिस्से का जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर का जो एरिया है, वहाँ पे हम जो गाँव हैं पहले से उनको बोलेंगे कि भैया आप गाँव छोड़ करके मत जाइए, आपको हम यहीं पर रोजगार देंगे। अगर कहीं से नहीं मिलेगा तो डिफेंस हमारी जो फोर्सेस हैं वो आपको काम देंगे, आपको हम यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, फूड देंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे आपके लिए हेल्थ और एजुकेशन भी देंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करेंगे, लेकिन आप यहीं पर रहिए प्लीज़। और सरकार ने उसको नाम दिया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चला रही है, जो कहीं ना कहीं PLA की जो सलामी स्लाइसिंग जो टैक्टिक्स है उसको काउंटर करने का एक तरीका ये ORF से लिया है। तो ये भी आपको लिख के आना है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, चूंकि मैंने कहा था प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है चीन के साथ। प्रॉब्लम मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, आर्थिक असुरक्षा। सिक्योरिटी में सिर्फ डिफेंस स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी नहीं होता है, सिक्योरिटी में इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होती है, आर्थिक सुरक्षा भी होता है। तो आर्थिक सुरक्षा में जो ट्रेड डेफिसिट है कि $100 बिलियन का घाटा लग रहा है चीन के साथ में, हमारा और अमेरिका के बीच, इंडिया और अमेरिका के बीच सिर्फ $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जो इंडिया के हक में है, ट्रेड सरप्लस। इसी $45 बिलियन के लिए ट्रंप हमें रोज बेइज्जत भी करता है और हमारे खिलाफ उसने 26% का टैरिफ भी लगा दिया है। जबकि चीन का हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन से ज़्यादा का है, लेकिन हम चुपचाप बैठे हुए हैं। तो भारत ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत लॉन्च करेंगे और इस ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश करेंगे। इस आत्मनिर्भर भारत में एक जो सबसे बड़ा कंपोनेंट था वो था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का उद्देश्य था कि चीन के साथ, स्पेशली चीन के साथ जो इंपोर्ट का रिलायंस है उसको कम करना। इसके लिए भारत सरकार ने जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं इनको बनाने के लिए टेंडर इनवाइट किया था, और उस टेंडर में जिन लोगों ने भी अप्लाई किया, बात अलग है, बहुत चिंताजनक है कि अप्लाई ही बहुत कम लोगों ने किया, और जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका कोई एक्सपर्टीज नहीं इसको बनाने में। भारत सरकार ने उनको हैवी सब्सिडी देने का भी वादा किया ताकि इंपोर्ट को हम कम कर सकें। ऐसे ही सोलर सेक्टर में भी है, ऐसे ही बाकी सेक्टर में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि हम चाइना से इंपोर्ट को कम कर सके। रेयर अर्थ मेटल एक ऐसा मामला है जो ना अमेरिका के पास है ना इंडिया के पास है, उसको इंपोर्ट करना ही पड़ता है चाइना के पास, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, और इसकी वजह से भारत उसमें कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन भारत ने इसको काउंटर करने के लिए एक माहौल बनाया है जिसको कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ, और इसको भारत सरकार कहती है साइक्लिक इकोनॉमी को प्रमोट करेगा और इंपोर्ट इससे कम होगा, ताकि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं उनको हम रीयूज रिड्यूस करके
हम रिसाइकिल करेंगे ताकि हम रेयर अर्थ मेटल पे जो चाइना पे निर्भरता है उसको भी हम काउंटर कर सकें। तो फिलहाल के लिए क्या है, 2020 में शुरू की गई जो PLI स्कीम है, इसका उद्देश्य डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा करके इन्वेस्टमेंट लाना है। चीन पर तो डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आयात की निर्भरता कम करना है। और पता है आपको सबसे ज़्यादा आयात हम कहाँ से करते हैं, तो ये भारत सरकार ने भी प्रयास किया। ये 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंट में अगर आपको 3-4 पॉइंट भी याद रहा, पैसेंट डिप्लोमेसी, और उसके बाद क्या है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबको पता रहेगा, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोलिशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, वाइब्रेंट विलेजेज, आत्मनिर्भर भारत, तो ये सब आप अगर लिखोगे, इसमें से जो कुछ वैल्यूडेशन है, इससे आपको नंबर ज़्यादा मिलने की संभावना है। तो ये हो गया मेन टॉपिक जिन पे सवाल बनता है। लेकिन फिर इसके आसपास जो टॉपिक हैं, जैसे कि रिवर डिस्प्यूट तो नहीं कहेंगे, बल्कि वाटर इनसिक्योरिटी और एनवायरमेंटल कंसर्न। क्यों? क्योंकि चीन क्या कर रहा है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट चला रहा है, बड़ा डैम बना रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि भारत में जो पानी आ रहा था वो मैला आ रहा था। भारत सरकार ने इस पर चिंता जताई। गलवान वैली होने के बाद में चीन जो हमारे साथ वाटर डेटा शेयर कर रहा था, उसको उसने बंद कर दिया था, फिर से उसने बहाल कर दिया है। हालांकि उस पर भी भारत ने चिंता जताई। और तिब्बत में जो भी एक्टिविटी होगी, उस एक्टिविटी से भारत के लिए न सिर्फ स्ट्रेटजिक कंसर्न है, क्योंकि वहाँ पे मान लो उसने डैम बना लिया बड़ा, और डैम बना लिया, युद्ध की स्थिति में उसने उस डैम को अचानक से छोड़ दिया, तो भारत के निचले इलाकों में, चूंकि चीन स्पेशली तिब्बत जो अप स्ट्रीम एरिया है, जो अपर रिवेरियन एरिया है, वहाँ से जब भी पानी छोड़ा जाएगा तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आ सकता है। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। दूसरा, भारत को अगर असल में डेटा नहीं मिलेगा तो भारत अपने जो निचले वाले इलाके हैं वहाँ से एवेक्यूएशन नहीं कर पाएगा, वहाँ पे किसी भी डिजास्टर को मैनेज नहीं कर पाएगा। ये बांग्लादेश के लिए भी सामान्य चिंता का विषय है, लेकिन बांग्लादेश के साथ जनरली जो चीन का संबंध है वो अच्छा है, लेकिन भारत के साथ समय समय पर रोक देता है। तो ये एक पहला चिंता हो गया। दूसरा चिंता क्या है, एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट का जो कंसर्न है वो भारत और चीन के लिए समान है, लेकिन तिब्बत में ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसलिए चीन के लिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखता। तिब्बत की पॉपुलेशन वैसे भी काफ़ी कम है। तो ये वाला भी पॉइंट है कि वाटर इनसिक्योरिटी और पर्यावरणीय चिंताएं। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करेगा, पाकिस्तान के साथ वाटर शेयरिंग को रीनेगोशिएट करेगा, तो हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान की साह पर बदमाशी करे ब्रह्मपुत्र के वाटर को यूज करने को लेकर के, जिससे भारत पर तनाव बढ़ सकता है, दबाव बढ़ सकता है। तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं इसके उल्टा, क्योंकि काउंटर आर्गूमेंट अगर आपको देना है, एंटीथेसिस देना है, थोड़ा सा बताना है, तो आप लिख सकें कि जो बाढ़ का पानी होता है वो कोई भी देश रोक नहीं सकता एक लिमिट से ज़्यादा। तो चाइना कितना भी बदमाशी कर ले, डेटा ना शेयर करे, लेकिन वो बाढ़ का पानी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इसकी वजह से भारत को कोशिश करनी चाहिए कि जो बाढ़ का पानी है उसको किस तरीके से डैम बना करके, किस तरीके से नहर बना करके चैनलाइज किया जाए, किस तरीके से हाइड्रो प्रोजेक्ट में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। और इसके लिए भारत बांग्लादेश के साथ बातचीत कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश और भारत दोनों ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़े हुए हैं। तो भारत बांग्लादेश के साथ मिलकर के साझा दबाव बना सकता है चाइना के ऊपर। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। ठीक है, अच्छा ये भी था कि इंडिया से वो पैसा लेता है $1 लाख से ज़्यादा, जबकि बांग्लादेश को फ्री देता है, वो तो छोटी बात है। खैर, डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, चाइना का डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज के 1-1.5 साल पहले तक श्रीलंका इसी डेप्ट क्राइसिस में फंस करके और लगभग कंगाल हो गया था, इंसॉल्वेंट हो गया था। तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का क्या उद्देश्य है। चीन के पास डिस्पोजेबल इनकम बहुत था, उसका फॉरेक्स बहुत ज़्यादा था। तो चीन ने क्या किया, छोटे छोटे गरीब राष्ट्रों को, स्पेशली इंडिया के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज थे, नेबरिंग कंट्रीज थे, उनको सस्ती दरों पर या फ्री डेप्ट देना शुरू किया। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 2026 तक चीन, भारत और बांग्लादेश नहीं, चीन और बांग्लादेश के बीच एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 2026 तक चीन बांग्लादेश से 98% का जो गुड्स है वो बिना टैरिफ के इंपोर्ट करेगा। और शेख हसीना जब आउस्टर हुआ उनका अगस्त के महीने में, उसके जस्ट 1 महीने पहले या 15 दिन पहले चीन ने इस एग्रीमेंट को फिर से बढ़ा दिया है। यानी कि चीन बांग्लादेश से उनके 98% गुड्स को बिना टैरिफ लगाए इंपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ चीन सस्ते लोन भी दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चीन लोन इस तरीके से देता है, अब जो भी राष्ट्र हैं, छोटे छोटे राष्ट्र, किसी प्रोजेक्ट के नाम पे लोन देता है, लॉन्ग टर्म लोन देता है, और वो लोन रीपेमेंट ना कर पाने की वजह से उनके जो स्ट्रेटेजिक एसेट होते हैं, जैसे कि श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट था, ऐसे स्ट्रेटेजिक एसेट को चीन क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, जिसकी वजह से भारत के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
तो चीन डेप्ट ट्रैप का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है, अपने BRI प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए करता है और दुनिया में ग्लोबल प्रेजेंस स्थापित करने के लिए करता है। चीन ने यही काम जो ये है क्या कहते हैं उसको, होम्स नहीं, जिबूती किस में आता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी यही किया है कि पैसे दे करके वहाँ पे उसने स्ट्रेटजिक लोकेशन को खरीद लिया है, लीज पे ले लिया है। जिबूती में उसने अपना परमानेंट एयरबेस बना लिया है, नेवी बेस बना लिया है। ऐसे ही चीन ने बांग्लादेश के साथ भी समझौता किया था। ये बात अलग है कि बांग्लादेश ने अपना जो चटगांव पोर्ट है वो नहीं दिया चीन को, लेकिन श्रीलंका ने दे दिया। तो डेप्ट डिप्लोमेसी का मतलब है कि इस तरीके से ऋण देना, इस तरीके से कर्ज देना कि जो छोटे राष्ट्र हैं, जो कमजोर राष्ट्र हैं, वो डेप्ट का रीपेमेंट ना कर सकें और उसके बाद रीपेमेंट ना कर पाने की स्थिति में उनके जो स्ट्रेटजिक एसेट हैं वो चीन पट्टे पे ले लेता है या अपनी कंपनियों के माध्यम से ट्रांसफर करवा लेता है, जैसे कि हमन टोटा का हुआ, और फिर भारत जैसे देशों पर नजर रखता है, उनकी अपनी इंटेलिजेंस गैदर करता है। ठीक है, चाइना का स्ट्रेटजिक गेन क्या है? श्रीलंका में हमन टोटा लीज पे लिया, जिबूती पे मिलिट्री बेस स्थापित किया, अंगोला के साथ रीपेमेंट नहीं हो पाया तो वहाँ पे क्राइसिस आई, ये सब उसने किया है। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भारत पे एक तो स्ट्रेटजिक एसेट, जब भारत के पड़ोस में चाइना उस पर कब्जा करेगा तो भारत का सॉवरेनिटी वायलेट होता है, भारत का जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है वो वायलेट होता है, भारत की जासूसी हो सकती है, युद्ध के समय भारत को अपने कंप्रोमाइज करने का पड़ सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस। ठीक है, इंडिया ऑफ कोर्स BRI का पार्ट नहीं है। ठीक, बाकी पढ़ लीजिएगा जो भी चीज़ें। कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप? कंक्लूजन में आप कह सकते हो थोड़ा सा वे फॉरवर्ड टाइप का कि भारत और चीन एशिया के दो सबसे बड़े राष्ट्र हैं और भारत और चीन हमेशा से कहते रहे कि 21st सेंचुरी एशिया की सदी है, विशेषतः भारत और चीन की सदी है। यदि वह साझे हित को ध्यान में रखते काम करें, आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर टकराव से बचें, तो दुनिया की मानवीय हित के लिए, चूंकि 2-2.5 बिलियन पीपल रहते हैं, शायद 3 बिलियन पीपल रहते हैं दोनों कंट्रीज मिला करके, 8 बिलियन जो पीपल हैं, 9 बिलियन पीपल हैं पूरी दुनिया में, उसमें से 2.5-3 बिलियन पीपल सिर्फ इन्हीं दोनों कंट्रीज में रहते हैं। तो मानवीय हितों के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये साझे तौर पे काम कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन आपको करना है। रिसेंट में कोई घटना दी हुई है तो उसको आप कोट कर सकते हो, जैसे कि सी जिनपिंग ने और मोदी जी ने हाल फिलहाल में जो कमेंट किया था एक दूसरे के राष्ट्रों के लिए। सी जिनपिंग ने कहा था कि आने वाली सेंचुरी एशिया की सेंचुरी है, भारत और चीन को कॉम्पिटिटर के तौर पे नहीं बल्कि कॉपरेशन की भावना से काम करना चाहिए। जबकि मोदी जी ने अभी हाल फिलहाल में जो अमेरिकन पॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया था उसने कहा था कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि एक नेचुरल पार्टनर हो सकता है अगर हमारे बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाएं। इस तरीके के आप राजनेताओं को कोट करके अगर आप कंक्लूजन देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं चीन से रिलेटेड वो कंटेंट में आपके आप पढ़ लीजिएगा। तो चीन का जो मुद्दा है, चीन का जो टॉपिक है, ये ओवर होता है। इसके सिवाय आपको बताओ चीन के टॉपिक में कुछ अगर चाहिए तो बताओ, जो बच गया हो बोलिए। सर अब उस पर ये सवाल है मित्रों कि भारत चीन संबंधों की प्रमुख चुनौतियाँ, कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है। प्रमुख चुनौतियों में मैंने बताया बॉर्डर डिस्प्यूट है, और क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा क्या बताया था, ट्रेड डिफिसिट यानी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, और चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है या इंडिया को घेरने की जो पॉलिसी है, कॉम्पिटिटर है चाइना, हमारा नैसर्गिक कॉम्पिटिटर है, वो सारी चीज़ें हैं जो भारत के लिए चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। और फिर बाद में एनवायरमेंटल और रिवर जो डिस्प्यूट है वो तो है ही है, ये कर देना। और बाद में कह रहा है कि उपाय बताना है, क्या सजेशन दिया जा सकता है। तो सजेशन में चूँकि चैलेंजेज आपको पता है, अभी जस्ट पढ़ाया है, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करो, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, इंपोर्ट को कम करो, और एक टर्म इस्तेमाल में बार बार कर रहा हूँ कि अभी आगे करेंगे, मिनीलेटरल और मल्टीलेटरल, बाईलेटरल भी डाल लो। बाईलेटरल के साथ साथ मिनीलेटरल और मल्टीलेटरल जो इंगेजमेंट्स हैं, और इनको ऐसे लिख के आना मेरे भाई हिंदी माध्यम वाले मित्र, मिनीलेटरल को मिनीलेटरल रखना, ये की वर्ड है। मिनीलेटरल को आप लघु पक्षीय संवाद नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। मिनीलेटरल, अब जिसको सहमति होगी वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मिनीलेटरल और मल्टीलेटरल, और मल्टीलेटरल को बहुपक्षीय आप लिख सकते हो, वो थोड़ा सा प्रचलित शब्द है। तो मिनीलेटरल और मल्टीलेटरल जो इंगेजमेंट्स हैं इंडिया को बढ़ाना चाहिए, और जो ब्रिक्स है, SCO है, ये क्वाड इसमें शामिल मत करो, जो ब्रिक्स और SCO है, ऐसे मंचों का सार्थक उपयोग करना देना चाहिए। चीन के एजेंडे को प्रमोट नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि
चीन ने हाल फिलहाल में ब्रिक्स और एससीओ में क्या किया है, अपने जो फेवरेट कंट्रीज थे, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो जिसको एससीओ में शामिल कर लिया और ब्रिक्स में लाने की कोशिश कर रहा है, चाइना ने उनको शामिल करके इंडिया को काउंटर करने की, इंडिया को बैलेंस करने का प्रयास किया है। तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि रूस के साथ मिल करके सेंट्रल एशियन कंट्रीज को ज़्यादा लेकर के आए, जिसकी वजह से चाइना को बैलेंस कर सके। लेकिन वो तब हो पाएगा जब इंडिया खुद सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ज़्यादा एंगेजमेंट करेगा, इंडिया खुद सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ज़्यादा अच्छे रिलेशन रखेगा। जबकि दुर्भाग्य क्या है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कुमुलेटिवली हमारा $2 बिलियन का खाली ट्रेड होता है, जबकि चीन का $100 बिलियन ट्रेड होता है। तो कहाँ $2 बिलियन वर्सेस $100 बिलियन, हम कहीं टिक नहीं रहे हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ, जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ INSTC, टी से क्या है बताओ? हाँ, INSTC का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिट कॉरिडोर। हाँ, तो जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ क्या है, ट्रांजिट है या ट्रांसपोर्ट है? ट्रांसपोर्ट है क्या? ट्रांसपोर्ट है सर। हाँ, तो ये जो कॉरिडोर है या जो ये एक चैनल है व्यापार करने का, इसको भारत प्रमोट कर सकता है। कैसे कर सकता है? ईरान का जो चाबाहार बंदरगाह है, अफगानिस्तान के रोड, और फिर सेंट्रल एशिया में इंडिया, बाकी जो लैंडलॉर्ड कंट्रीज हैं वहाँ तक पहुँच करके सीधे वो रूस तक जा सकता है, यूरोप तक जा सकता है। इसको भारत प्रमोट कर सकता है। भारत चेन्नई व्लादिवोस्टक जो मरीन जो रूट जिसका डेवलपमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया है भारत और रूस की तरफ से, उसको भारत डेवलप कर सकता है। चूँकि रूस जो चीन का सबसे बड़ा पार्टनर है, सबसे बड़ा दोस्त है, रूस को भी पता है कि जो सेंट्रल एशिया है वो रूस का वैसे ही बैकयार्ड है जैसे साउथ एशिया इंडिया का बैकयार्ड है। तो अपने बैकयार्ड में, अपने आंगन में कोई दूसरे कंट्रीज को प्रभावी होते देखना नहीं चाहता है। और वैसे भी आपको पता है कि 50s में चाइना और रूस के बीच युद्ध तक हो चुका है, बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर के, जो बाद में सेटल भी हो गया। तो रूस चीन को सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा मजबूत होते देखना नहीं चाहता है। इसलिए भी भारत को रूस के साथ मिलकर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ मिल करके चाइना को काउंटर करना चाहिए। वहाँ पे आप अपने आंगन में खेलोगे तो आप हारोगे, उनके वहाँ ले जाओ अपना मैच, उनके पाले में ले जाओ तो आपकी जीतने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है सर, अभी मंगोलिया का भी कुछ आया था कि इंडिया इज ट्राइंग मोर, मतलब ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप विद मंगोलिया। बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान संबंधों में। जो सवाल पूछा गया, भारत कश्मीर की मध्यस्थता का विरोध क्यों करता है? भारत ने 370 जब हटाया तो स्टेटस क्यों चेंज हुआ, और हाउ विल इट अफेक्ट डेवलपमेंट, कैसे अफेक्ट होगा, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में क्या क्या समस्याएं हैं, ऐसा कुछ। तो इंडिया पाकिस्तान में जो मुख्य बैरियर्स हैं, भारत पाकिस्तान संबंधों के मुख्य आयाम, चुनौतियाँ, प्रयास तथा आगे की राह। इसमें पहला जो है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा या नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है ये है। चूँकि एक बार इंटरव्यूअर ने पूछा किसी बच्चे से कि भारत पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी समस्या क्या है, और उसने कहा कश्मीर। कश्मीर हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं है, कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान ने अननेसेसरी और ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा है, जिसको छोड़ नहीं रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि कश्मीर बड़ी समस्या, हम कह रहे हैं टेररिज्म बड़ी समस्या है। आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करनी पड़ेगी। आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। आप डिप्लोमेट बनने जा रहे हो, अगर आप IFS बनोगे तो आप ऐसी बात मत कीजिए। सीमा विवाद या कश्मीर मुद्दा, इसको आप बाद में लेकर के आ सकते हो। बॉर्डर डिस्प्यूट को उसको नाम दो, कश्मीर इशू चाहो तो रहने दो। तीसरा है इंडस वाटर ट्रीटी। इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण जो इस साल के लिए एग्जाम के लिए वो है इंडस वाटर ट्रीटी। तो मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटी यहाँ पे लाइव पढ़ा देता हूँ। देखो, व्हाट इज इंडस वाटर ट्रीटी, ऑल यू नीड टू नो अबाउट इंडिया पाकिस्तान वाटर। इस आर्टिकल से मैंने पॉइंट लिए हैं। 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में ये समझौता हुआ। अगर इंडस वाटर ट्रीटी पे सीधा सीधा सवाल आ जाए तो आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है कि पूरी दुनिया के इतिहास में दो परस्पर संघर्षरत पड़ोसी राष्ट्रों के बीच हुआ ये सबसे सफल समझौतों में से एक। क्योंकि मिस्र और अफ्रीकन कंट्रीज के बीच में नील नदी को लेकर के समझौता नहीं हो पा रहा है, बम्बाजी तक की खबरें आती हैं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान जैसे दुश्मन राष्ट्र के साथ न सिर्फ समझौता किया बल्कि एक बड़ा शेयर पानी का पाकिस्तान को दे दिया। इससे ज़्यादा लिबरल एग्रीमेंट नहीं हो सकता। तो आप उसको कोट कीजिए। 6 नदियां हैं जिनके जल बंटवारे को लेकर के ये समझौता 1968 में हुआ था। ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर। जो ईस्टर्न रिवर है वो हिंदुस्तान उसका पूरा उपयोग कर सकता है, और जो वेस्टर्न रिवर हैं ICJ
चिनाब और झेलम उनका लिमिटेड उपयोग कर सकता है, और लिमिटेड उपयोग में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी शामिल है कि बिना बांध बनाए बहुत ही छोटे लेवल पे पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए, थोड़ी बिजली के लिए भारत कर सकता है। और भारत वहीं रतले प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट में कर रहा था। चाइना को पाकिस्तान को उस पर आपत्ति हुई, क्योंकि पाकिस्तान हमारे हर प्रोजेक्ट पे आपत्ति करता है। कहता है कि हमारे यहाँ कृषि सिंचाई और बिजली के लिए जो जरूरी पानी है उसकी कमी हो जाएगी। अगर भारत आईसीजे और आरबीएस यानी कि रावी, ब्यास, सतलज और इंडस, झेलम, चिनाब इन 6 नदियों का मैक्सिमम पानी यूटिलाइज करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जहाँ से 50 से 60% उसकी फसलों का उत्पादन होता है, पूरा पंजाब का एरिया, पूरा बॉर्डरिंग एरिया, वो सब न सिर्फ सूखे की चपेट में आ जाएंगे बल्कि उसके फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा काफ़ी, और क्राइसिस आ सकती है। तो ये हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है इस पानी का हम उपयोग कर नहीं सकते पूरी तरीके से, हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है। तो इस संधि का महत्व क्या है? विश्व स्तर पर शांति और सहयोग का सफल उदाहरण है। युद्धों के बावजूद ये संधि बनी हुई है, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है, किसी क्रिटिसिज्म क्यों होती है? क्रिटिसिज्म इसलिए होती है क्योंकि भारत जो है, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसको इंडस, चिनाब और झेलम कहते हैं, आईसीजे कहते हैं, वो बहुत लिमिटेड इस्तेमाल कर सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट वगैरह ही बना सकता है, भारत उसका ज़्यादा एक्सटेंसिव इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसलिए डोमेस्टिक प्रेशर भी भारत को झेलना पड़ता है। ठीक है। और पाकिस्तान भारतीय परियोजना, कोई भी परियोजना भारत की, उसका विरोध करता ही करता है। ठीक है। जबकि पाकिस्तान का व्यू क्या है? पाकिस्तान कहता है कि भारत अपस्ट्रीम या अपर रिवेरियन कंट्री है, इसकी वजह से वो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी कंट्रोल करने लग जाए, इसकी वजह से भी पाकिस्तान डरा हुआ रहता है। ये ट्रीटी इसलिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल खामियां हैं। ये बहुत टेक्निकल है, इतना टेक्निकल है कि इसमें 15 से ज़्यादा क्लॉज हैं जो वर्ल्ड बैंक ने बनाए हैं। इसमें कोई भी पार्टी एग्रीमेंट करना चाहेगी तो वर्ल्ड बैंक के मीडिएटर को बुलाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ही वो पीसीए में जा सकता है। तो इतनी टेक्निकल ये एग्रीमेंट है, इसको लेकर के भी कई बार इंटरप्रिटेशन की समस्या बन जाती है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में विवाद होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है। हाल फिलहाल में कौन सा विवाद हुआ? किशन गंगा प्रोजेक्ट, जो ये नीलम है जिसको भारत में झेलम कहते हैं, इस नदी पे भारत ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट 330 मेगावाट का बनाया था, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने विरोध किया। रतले प्रोजेक्ट जो चिनाब नदी पर है, वेस्टर्न रिवर है, पाकिस्तान को इसका पानी जाता है, लेकिन भारत ने बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था जिसको लेकर के भी पाकिस्तान ने विरोध किया और पीसीए में चला गया। हाल की घटनाएं कौन सी हुई? आपको पता है किशन गंगा और रतले प्रोजेक्ट में हाल फिलहाल में डिस्प्यूट हुआ। भारत समीक्षा क्यों चाहता है? क्योंकि भारत ने लास्ट ईयर 2024 में नोटिस दिया पाकिस्तान को कि हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे, समीक्षा करेंगे और अमेंड करेंगे इस इंडस वाटर ट्रीटी को। ठीक है, तो भारत ने क्यों ऐसा किया? उसके पीछे कारण है कि भारत की पॉपुलेशन अब ज़्यादा बढ़ चुकी है। भारत देख रहा है कि जो आईसीजे और आरबीएस जो 6 नदियां हैं उनमें पानी की मात्रा अब कम हो रही है, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल गए हैं, जिसकी वजह से भारत उस पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। भारत को ग्रीन एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत है इसके लिए, चाहे वो हाइड्रोजन एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट्स हों, उनको हासिल करने के भारत को ज़्यादा प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, जिसकी वजह से भी भारत रीनेगोशिएशन करना चाहता है। पाकिस्तान सीमा पार या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखना है, इसलिए भी करना है। ये संधि बहुत पुरानी हो चुकी है, लगभग 60 साल, 70 साल, 65 साल हो गया है, तो इस संधि को रिव्यू करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब संधि हुई थी तब टेक्नोलॉजिकल और एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स जो होंगे, पानी की कमी होगी, क्या होगा, इसको शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से भी भारत चाहता है कि इसको दोबारा रिनेगोशिएट किया जाए और दोबारा इस पर संधि हो, दोबारा क्लॉजेज फाइनल किए जाए। तो अगर पूछे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच इस संधि को लेकर क्या समस्याएं हैं, इस तरीके के सवाल पूछे तो आपके पास होना चाहिए कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, हाल फिलहाल में कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन 3 तरीके से लिख सकते हैं, डेटा के आधार पे, डेफिनेशन के आधार पे और कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस के आधार पे। तो कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस के आधार पे भी आप इसका इंट्रो लिख सकते हो, जब आप बता सकते हो कि 2024 में भारत ने पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी को संशोधित करने के लिए, समीक्षा करने के लिए नोटिस जारी किया, जिसके बाद जिसके पहले पाकिस्तान परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जा चुका है। इसलिए भी इंडस वाटर ट्रीटी का मुद्दा एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो संशोधन के क्या कारण है, आपको मैंने 4 पॉइंट बता दिया है। 2023-24 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया, इंडस वाटर ट्रीटी में एक प्रोविजन है कि जब भी कोई कंट्री इस संधि से बाहर आना चाहेगा या इस संधि को रिव्यू करना चाहेगा, तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जो न्यूट्रल एक्सपर्ट हैं, निष्पक्ष जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको बोलेगा कि आप क्या करो,
इस संधि को लेकर के हमारी जो दिक्कतें हैं उनको सुनो और उनका निवारण करो। तो पहले जाना है न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। जब न्यूट्रल एक्सपर्ट उस मामले को सॉल्व ना कर सके तो फिर किसी भी राष्ट्र को ये विकल्प है कि वो पीसीए में जाए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि मध्यस्थता के लिए जो अस्थाई न्यायालय है हेग का, वहाँ पे जा सकता है, नीदरलैंड हेग में। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, न्यूट्रल एक्सपर्ट ने अपना फैसला दिया भी नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने सीधे सीधे एक तरफा कार्यवाही करते हुए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तान चला गया। और भारत ने कहा यह संधि का उल्लंघन है, जो पाकिस्तान ने संधि का उल्लंघन कर दिया है तो भारत निश्चित तौर पे अब इस पे रिव्यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही मुद्दे पर दो समानांतर प्रक्रियाएं, दो समानांतर प्रोसेस नहीं हो सकते, इसलिए संधि के अनुसार अवैध है, इलीगल है। तो हम भी इसको अब नहीं मानते, हम भी रिव्यू करेंगे समझौते को। फिर मैंने सोचा कि आपके एग्जाम में भले ना आए, लेकिन अगर कहीं पूछ लिया कि क्या सिंधु जल समझौते से भारत निकल सकता है, यदि हाँ तो ये कितना व्यवहारिक होगा। इस तरीके से मैंने कुछ आर्गूमेंट सोचने की कोशिश की। फिर उसके लिए आर्टिकल्स पढ़े, एक्सपर्ट की ओपिनियन जानने की कोशिश की। इंडिया पाक रिफ्ट ऑन इंडस वाटर ट्रीटी, न्यूट्रल एक्सपर्ट बैक्स न्यूट्रल स्टैंड, और ढेर सारे आर्टिकल्स थे। तो उसमें मैंने पाया, इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो आपको बता देना चाहता हूँ। क्या भारत सिंधु जल समझौते से निकल सकता है? इसका पहला सवाल। तो इसका जवाब है यस। क्यों? क्योंकि निश्चित तौर पे कोई भी समझौता कोई एक पार्टी नहीं चाहेगी तो जबरदस्ती दूसरा पार्टी तो लाद नहीं सकता। दूसरा, न्यूट्रल एक्सपर्ट की अगर बात भारत नहीं मानता है या पीसीए भारत के पक्ष में फैसला देता है तो भारत बाहर हो सकता है। लेकिन क्या है व्यवहारिक है? तो इसका जवाब है नो। व्यवहारिक क्यों नहीं है? नंबर 1, ये एक तो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से इंडस वाटर ट्रीटी फाइनल हुआ था, और वर्ल्ड बैंक ने न सिर्फ फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दिया था, बल्कि भारत को उसने कई और मामलों में मध्यस्थता करने की कोशिश की। तो अगर भारत इस ट्रीटी से बाहर होता है तो भारत की क्रेडिबिलिटी एक मल्टीलेटरल या ग्लोबल एजेंसी के सामने खत्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान का दोस्त है चाइना। भारत जैसे ही समझौते से बाहर आएगा, चीन ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है उसको मिसयूज करना शुरू कर देगा, और ये तनाव और ये दबाव बांग्लादेश पर पड़ेगा, जिसकी वजह से भारत कहीं ना कहीं बांग्लादेश और चीन से भी इस मामले में दबाव का सामना करना पड़ सकता है भारत को। 2 हो गया। तीसरा, जो सबसे प्रैक्टिकल चैलेंज है, वो प्रैक्टिकल चैलेंज ऐसे है कि भारत इस पानी को रोकेगा तो लेके जाएगा कहाँ? कश्मीर का जिस तरीके से टोपोग्राफी है कि वहाँ पे बहुत लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं बनाए जा सकते, बहुत लार्ज डैम नहीं बनाए जा सकते। तो जब तक लार्ज डैम नहीं बनाए जा सकते, जब तक उस पानी को पंजाब जैसे किसानों के लिए डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, जब तक उसको प्लेन की तरफ मोड़ा नहीं जा सकता, इन 6 की 6 नदियों का पानी भारत यूटिलाइज नहीं कर सकता कंप्लीटली। तो भारत चाहे भी तो भी इस पानी को कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर सकता। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास नहीं है, ना ही टेक्निकल कैपेसिटी है। इसलिए भी इस समझौते से पूरी तरह से भारत का निकल पाना संभव नहीं है। ठीक है? और अगर भारत ऐसा करता है तो निश्चित तौर पे इसके इंटरनेशनल कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि अपर रिवेरियन जो कंट्रीज हैं अगर ऐसी बदमाशी करती हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म होती है। परमानेंट कोर्ट उसको क्रिटिसाइज करेगा, बाकी समझौते में भी भारत की विश्वसनीयता खत्म होगी। तो इसलिए भी ये प्रैक्टिकल नहीं है। क्या भारत समझौते से निकल सकता है? हाँ, निकल सकता है। लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? तो व्यवहारिक नहीं है। इसका आंसर ये है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन क्या है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मॉडल आंसर भी बना हुआ है और कुछ आर्टिकल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। अब भारत बांग्लादेश पे बात करते हैं। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि एक ऐसे का सेशन लिया था, एक निबंध का सेशन लिया था भारत बांग्लादेश संबंधों पर। 2024 में पढ़ाया था। जो पुराने बच्चे होंगे अस्तित्व वाले उनको पता होगा। भारत बांग्लादेश का निबंध जब शेख हसीना का आउस्टर हुआ था, उनको निकाला गया था, उस समय हमने लिया था। उसको आप लोग प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उसे देखें। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर के आपको एक अच्छी समझ डेवलप हो जाएगी। वो भी काफ़ी, वैसे तो बांग्लादेश संबंधों को लेकर के काफ़ी आर्टिकल्स, काफ़ी वीडियोज अवेलेबल हैं, लेकिन बिना बकर किए हुए, मॉर्निंग एवरीबॉडी, बिना बकर किए हुए वहाँ पे समझाने की कोशिश की है बहुत शॉर्ट में। निबंध, ये प्लेलिस्ट है निबंध का। काफ़ी निबंध हो गए हैं भाई, देख लो। ये भारत बांग्लादेश संबंध है, ठीक है, 50 मिनट का है, और इसको आप देख लीजिएगा।
ठीक है, तो इससे आपकी काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। उस समय पढ़ाया था 8 महीने पहले, लेकिन कुछ नए मुद्दे भी हैं जिनको लेकर के हम अभी डिस्कशन फिलहाल के लिए कर लेते हैं नए परिप्रेक्ष्य में। तो मेरी सलाह है कि भी 10-15 मिनट जो भी मैं बात करूंगा भारत बांग्लादेश रिलेशन पे, इसको आप सप्लीमेंट कीजिए उस वाले 50 मिनट के लेक्चर से, क्योंकि वो लेक्चर सिर्फ निबंध के लिए नहीं है। जिस तरीके से, जिस कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंटेंट बना करके मैंने उसको पढ़ाया था, मुझे अब भी याद है, वीकेंड का दिन था, उसमें आपको IR के लिए भी, GS पेपर 2 के लिए भी, इंटरव्यू अगर दोगे तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश रिलेशन पे अब हम बात करते हैं। आइए, UPSC ने कुछ सवाल पूछे हैं भारत बांग्लादेश संबंधों पर। देखिए, 2013 में सवाल पूछा, 2001 में सवाल पूछा, 2 में, 3 में, 7 में, 8 में, यानी कि हर कुछ साल के अंतराल पे सवाल उसने पूछा हुआ है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर सवाल नहीं पूछा है ना UPPCS में ना UPSC में, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है IR में भी और ऐसे में भी। हिस्टोरिकल ओवरव्यू आप जानते भी हो, लेकिन फिर भी लिख दिया। राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या था, बांग्लादेश का गठन कैसे हुआ, बांग्लादेश के साथ संबंधों का एवोल्यूशन कैसे हुआ, विभाजन कैसे हुआ, लैंड एग्रीमेंट बाउंड्री कैसे हुआ, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पता है, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट पता है। लेकिन मैंने जो यहाँ कवर किया है, जो आपको पढ़ना है, जिस पे सवाल आने की संभावना ज़्यादा है, वो है भारत बांग्लादेश संबंधों के विभिन्न आयाम, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, जिसमें बायलैटरल ट्रेड भी एक डायमेंशन है, कनेक्टिविटी भी डायमेंशन है, इसके अलावा रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन और जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी है, इसके अलावा उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में इंडिया के साथ संबंध किस तरीके से महत्वपूर्ण हैं वो भी है, और ये उत्तर पूर्व में, और इसके अलावा जो हाल फिलहाल में चैलेंजेज फेस किया है इंडिया ने, इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन की वजह से, उसकी क्या चुनौतियां हैं, उसको कैसे डील कर सकते हैं, वो भी है। तो चैलेंजेज इन रिलेशन, तो ये 4-5 पॉइंट हम पढ़ाने वाले हैं आपको, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी आप उस 50 मिनट में देखिएगा। तो देखो भैया, भारत बांग्लादेश के संबंधों में जो चुनौती है वो आप सबको पता है, निबंध से देख लीजिएगा। जो ट्रेड का एंगल है, द्विपक्षीय जो व्यापारिक संबंध है, अगर क्वेश्चन ही पूछ लिए, भारत बांग्लादेश के जो संबंध हैं वो बहुआयामी है। उन संबंधों या उनके बीच जो विकास की संभावनाएं हैं उन पर चर्चा करते हुए चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए या बेफावट बताइए। इस तरीके से अगर सवाल पूछे तो पहला डायमेंशन आप ट्रेड का डालिएगा। साल 2021 में या 22 में UPSC ने पूछा कि भारत का सबसे बड़ा साउथ एशिया में ट्रेडिंग पार्टनर कौन है। साउथ एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश। ये प्रीलिम का भी सवाल बन सकता है। बांग्लादेश को हमने 2023 में $11 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। बांग्लादेश ने 2023 में हमें लगभग $2 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, यानी भारत के पास लगभग 9 से 10 बिलियन का ट्रेड सरप्लस, जो बहुत बड़ी बात है। बांग्लादेश हमें जनरली जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है, हम जो कच्चा माल बांग्लादेश को देते हैं फिनिश गुड बना करके वो देता है, जबकि भारत बांग्लादेश को मशीनरी देता है, ढेर सारा हार्डवेयर देता है, सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट करता है, पेट्रोलियम हाई पावर डीजल देता है भारत। तो ये सब भारत जो है बांग्लादेश को, डिफेंस इक्विपमेंट भी अब भारत ने एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, जो कि $500 मिलियन का हमने एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ था बांग्लादेश को, जिसका उपयोग वो सिर्फ डिफेंस पर्पज के लिए भी ही इस्तेमाल कर सकता था। जबकि बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, तो वो चाइना है। ध्यान रखिएगा इस बात का। भारत का साउथ एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश का ओवरऑल सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर कोई पूछ ले तो कंफ्यूज मत हो जाना, वो चाइना है ऑब्वियसली। दूसरे नंबर पे हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नेपाल है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हो गया ट्रेड का मामला। 2022 में भारत ने बांग्लादेश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप सेपा भी किया, ठीक, जिसकी वजह से व्यापार ज़्यादा सुगम हो पाया। अब दूसरा डायमेंशन जो बनता है, डिजाइन करते वक्त ये डायमेंशन को पॉइंट बना करके डाल दिया गया, तो ये डायमेंशन बना के इसको चेंज करवा देंगे।
और आप लोगों से एक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कंटेंट 3 तरह से बनता है, एक इंग्लिश में बनता है, एक हिंदी में बनता है, एक इंग्लिश में बनता है। ये कंटेंट जो हम बना रहे हैं ये इंग्लिश में, अंग्रेजी है, साथ में हिंदी है, इसलिए ताकि जब पढ़ाएं तो अंग्रेजी के मित्रों को भी दिक्कत ना हो, हिंदी वाले मित्रों को भी ना दिक्कत हो, साथ साथ देख सकें, उनका अंग्रेजी भी थोड़ा इंप्रूव हो सके। अब इसको फिर अंग्रेजी और हिंदी को अलग अलग करना पड़ेगा। और भाई ऐसा नहीं है कि 10 लोग लगे हुए हैं कि काम करने के लिए, बड़ी कोचिंग जो होती हैं वो भी 3 टाइप का कंटेंट नहीं देती। तो जब इंग्लिश वाला कंटेंट अपलोड हो जाए तो उससे पढ़ लिया करो, 2 दिन 3 दिन लगता है, फिर वो अंग्रेजी हिंदी भी अलग होकर के अपलोड हो जाता है। इतना कोऑपरेशन करो, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस मिलते हैं मित्रों के कि भाई हिंदी वाला अलग से नहीं आया, अंग्रेजी वाला अलग से नहीं आया। 2 दिन वेट कर लो भैया, काम चलता रहता है। और फिर मैं फैकल्टीज़ पे, टीम मेंबर्स पे गुस्सा करता हूँ कि क्यों नहीं अपलोड किया। फिर वो कहते हैं कि काम ही तो चल रहा है, रुके थोड़े हुए हैं। तो मुझे बहुत ऐसे लगता है कि अननेसेसरी दबाव पड़ जाता है उन पर। तो ये डायमेंशन है। अगला भू राजनीतिक तथा भू रणनीतिक। भू राजनीतिक और भू रणनीतिक संबंधों पे हम सेपरेटली भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एनर्जी कॉपरेशन और कनेक्टिविटी पर। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भारत बांग्लादेश के संबंधों में। एनर्जी कॉपरेशन की जहाँ तक बात की जाए तो भारत ने ट्रकों में लाद करके हाई पावर डीजल भारत एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश को, थ्रू इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट होता था वो। इसकी वजह से एक्सीडेंट होते थे, इसकी वजह से जो डीजल पेट्रोल की सप्लाई होती थी, एनर्जी की सप्लाई होती थी, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती थी। बांग्लादेश में इन्फ्लेशन आता था, भारत का भी मार्जिन कम हो जाता था। तो भारत और बांग्लादेश ने तय किया कि हम क्या करेंगे, एक पाइपलाइन डेवलप करेंगे जिसको नाम देंगे इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। 3 साल के रिकॉर्ड समय में लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत के साथ इसको कंप्लीट किया गया। और साल 2023 में, मार्च या मई साल 2023 में बांग्लादेश और भारत ने वर्चुअली इसका उद्घाटन किया। तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरीके का एक पाइपलाइन हमने अमलेखगंज वाली पाइपलाइन शायद नेपाल के साथ भी किया है, जहाँ भी डीजल पेट्रोल की सप्लाई होती है पाइपलाइन की मदद से। तो एक्सटर्नल जो रिस्क है पाइपलाइन के बाद वो कम हो जाता है। कनेक्टिविटी और एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जिक्र आएगा। भारत बांग्लादेश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में काफ़ी मदद कर रहा है, चाहे वो फाइनेंस टेक्नोलॉजी हो या फिर बाकी उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको लेकर के भारत उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी में भी भारत रोल निभा रहा है। जब भारत बांग्लादेश संबंधों की बात होगी तो डायमेंशन में आपको ये डायमेंशन डालना ही डालना है। क्यों? क्योंकि भारत पिछले 4-5 सालों में जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहाँ सभी के लिए भारत ने डीपीआई को काफ़ी प्रमोट किया। डीपीआई मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। श्रीलंका वगैरह, मालदीव वगैरह, भूटान, नेपाल, हर जगह हमने अपने रुपए को, हमने अपने यूपीआई को काफ़ी प्रमोट किया है। और हम चाहते हैं कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको क्या करें। एक राइसीना डायलॉग में भी मैं सेशन देख रहा था, नेपाल के एक्स फॉरेन मिनिस्टर का वो था, सेशन था। तो उन्होंने कहा ग्लोबल एआई प्लस भारत का डीपीआई ये दुनिया में एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन ला सकता है, स्पेशली फिनटेक में। तो ग्लोबल एआई और भारत का डीपीआई ये दुनिया भर में फिनटेक में रेवोल्यूशन ला सकता है। ठीक है, तो आप इन सब कोट को, इन सब चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं। भारत बांग्लादेश के संबंधों में अगला जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का विकास हमने किया है। 3 लेवल ऑफ कनेक्टिविटी, जिसमें ट्रेन भी है, जिसमें रोड भी है, जिसमें वाटरवेज भी है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी में हमने रोड कनेक्टिविटी में जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य थे उनके साथ बांग्लादेश में हमने बस सर्विसेज शुरू की। रेल प्रोजेक्ट की जहाँ तक बात करें तो अखौरा अगरतला रेल लिंक हमने इस्टेब्लिश किया है। खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन हमने डेवलप किया है, इसका पैसा भी भारत ने ही दिया है सॉफ्ट लोन के तौर पे। ठीक है, पोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो एक ज़माना था 2020 से 23 के बीच में कि भारत, बांग्लादेश और जापान, बीबीजे, जापान का जो इंटरनेशनल बैंक है वो फंडिंग करता था और भारत बांग्लादेश में अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता था। इसका सबसे शानदार उदाहरण है मटरबारी पोर्ट, मटरबारी डीप सी पोर्ट। तो मटरबारी डीप सी पोर्ट जो लगभग 2027 में फंक्शनल होने की उम्मीद है, भारत ने इसको डेवलप किया। और भारत का उद्देश्य था, भारत की इच्छा थी कि मटरबारी डीप सी पोर्ट एक बार चालू हो जाएगा तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का गुड्स है उसको हम क्या करेंगे, साउथ एशियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया करेंगे। तो एक ट्रांजिट हब के रूप में मटरबारी पोर्ट को भारत डेवलप करना चाहता था, क्योंकि अभी भारत के जो गुड्स हैं
उस चिट्टगांव जो पोर्ट है वहाँ से ज़्यादा अधिकतर एक्सपोर्ट होते हैं। 4-5 दिन पहले मुझे ये खबर पता चली न्यूज़पेपर में कि भारत ने बांग्लादेश से जो सामान आ रहे थे उनके ट्रांसिट फैसिलिटी को कैंसिल कर दिया है। आप लोगों ने अगर ठीक से पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये खबर बहुत अधूरी है, बहुत लिमिटेड है। इसमें 2 नए फैक्ट जो मुझे पता चले पढ़ने के दौरान काफ़ी डिटेल में। पहला तो ये है कि जो ट्रांसिट फैसिलिटी भारत ने कैंसिल किया है, वो ट्रांसिट फैसिलिटी जो नेपाल के लिए है उसके लिए कैंसिल नहीं किया है, भूटान के लिए है कैंसिल नहीं किया है। यानी हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इनके लिए ट्रांसिट फैसिलिटी जो लैंड बॉर्डर से लैंड लॉक कंट्री है उनके लिए कैंसिल नहीं किया है, बाकी राष्ट्रों के लिए कैंसिल किया है। तो पहली चीज़ तो ये अर्धसत्य है। दूसरा जो खबर निकल करके आई कि बांग्लादेश ने आज के लगभग 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले ही ऐसी ही ट्रांसिट फैसिलिटी हमारे लिए रोक दी थी या कम कर दी थी, जिसके रिटेलिएशन में भारत ने जवाब उठाया। यानी भारत ने पहला एक्शन नहीं लिया है ऐसा, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी भारत और बांग्लादेश के बीच में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को लेकर के एग्रीमेंट है, जिसके तहत भारत ट्रांसिट फैसिलिटी का उपयोग करेगा बांग्लादेश के, ताकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अपने एक्सपोर्ट को, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनके गुड्स को क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके और वहाँ इंपोर्ट कर सके। बदले में बांग्लादेश को कुछ पैसे मिलेंगे ट्रांजिट फीस वगैरह के तौर पे, ठीक है। फ्री में तो कोई कुछ करता नहीं है, ठीक है भाई। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये कोलकाता है। कोलकाता से अगर आपको मणिपुर जाना हो तो आप क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? आप ऐसे जाओगे, कितना लंबा पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप बांग्लादेश चले जाओ, सीधे पहुँच के कुछ 100 किलोमीटर के बाद। तो इसलिए भी बांग्लादेश के साथ हमारी कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का होना, ट्रांसिट फैसिलिटी का होना काफ़ी ज़रूरी है। जो कि आज़ादी के पहले तो बांग्लादेश में जो ट्रेड होता था, जो दुनिया के साथ जो ट्रेड होता था, वो इसी रूट से होता था, नॉर्थ ईस्ट का सारा सामान जाता था। लेकिन अब बांग्लादेश बनने के बाद एक रियलिटी सामने है जिसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अगला जो डायमेंशन है, एक्चुअली डिज़ाइनर ने थोड़ा सा इसमें गलती कर दिया, तो मैं उनसे चाहूँगा कि इसको सुधार लें। कि मैंने उनको जो भेजा था वो भेजा था एनर्जी और कनेक्टिविटी, और एनर्जी और कनेक्टिविटी के बाद जो डायमेंशन था वो था साउथ एशिया का इंटीग्रेशन, और उसके बाद जो डायमेंशन था वो था नॉर्थ ईस्ट के लिए महत्व। तो उन्होंने क्या कर दिया, उसको 1-2 बना दिया। तो इसको सुधार लेंगे कंटेंट में। साउथ एशिया का इंटीग्रेशन की जहाँ तक बात की जाए, सर आपने पीडीएफ शेयर की है क्या? मतलब पीडीएफ दिख नहीं रही स्क्रीन पे हमको, मतलब ये सबको नहीं दिख रही है। बाकी मित्रों को दिख रहा है पीडीएफ? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक सर, ओके, देखते हैं। ठीक है। तो एनर्जी और कनेक्टिविटी के बाद साउथ एशिया के इंटीग्रेशन की बात हो रही है। दरअसल यूरोप जो है वो 50% से भी ज़्यादा कनेक्टेड है, और ही ज़्यादा कनेक्टेड है। वहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो चुका है। एक्चुअली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में सबसे पहले होता है कि भाई आप बायलैटरल एग्रीमेंट करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, कस्टम यूनियन बनाते हैं, इकोनॉमिक यूनियन बनाते हैं। तो दरअसल यूरोपियन यूनियन एक कस्टम यूनियन, एक इकोनॉमिक यूनियन बन चुका है, जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का फ्री मूवमेंट होता है, जहाँ पे यूरो करेंसी में कोई भी ट्रेड करता है, जो भी पार्टनर कंट्रीज। भारत और साउथ एशिया का, या साउथ एशिया का इंट्रा स्टेट का, इंट्रा कंट्रीज का जो इंटीग्रेशन है वो 10% से भी कम है, 5-6% खाली इंटीग्रेशन हो पाया है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पाकिस्तान वगैरह आपस में मतलब एक दूसरे के साथ अपने कुल ट्रेड का सिर्फ 5-6% ही ट्रेड करते हैं। और अपने कुल ट्रेड का 5-6% ट्रेड करने के पीछे कारण क्या है? पहला कारण कि इस एरिया में सबसे बड़े 2 कंट्रीज, भारत और पाकिस्तान। भारत का व्यापार लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास, और $1 ट्रिलियन के आसपास जो व्यापार है उसमें साउथ एशिया की कंट्रीज के साथ जो कुल मिलाकर के व्यापार है वो $40 बिलियन से भी कम है। तो वैसे भी ये व्यापार बहुत कम हो गया। दूसरा, जो नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अगर इन तक पहुंच स्थापित करनी है तो उसके लिए भारत के लैंड पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बांग्लादेश जैसे कंट्रीज को पावर कनेक्टिविटी के लिए, ग्रिड के इस्तेमाल के लिए भी भारत की ज़मीन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। भारत के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का, भारत के कनेक्टिविटी के नेटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि BBIN भारत भूटान जो इंडिया बांग्लादेश भूटान और इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट होने वाला था, BBIN समझौता, उसमें भूटान ने कहा कि हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न है। नेपाल ने भी फिर बदमाशी शुरू कर दी। अब तो बांग्लादेश का भी ठिकाना नहीं रहा। तो ये ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी से भी इंटीग्रेटेड नहीं है। पावर की जहाँ तक बात करें, एनर्जी की जहाँ तक बात करें, तो नेपाल अपनी एनर्जी बेचना चाहता है श्रीलंका को और बांग्लादेश को, लेकिन भारत कहता है कि भाई एनर्जी का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं आपके यहाँ, तो उसमें थोड़े से हमारी कंडीशन ज़्यादा लागू होंगी, हमारे टैरिफ, हमारे थोड़े से इनपुट ज़्यादा होंगे। इस इशू पर भी डिस्प्यूट और डिबेट होता है। और पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके साथ तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। सारा व्यापार अभी हमारा दुबई के थ्रू होता है पाकिस्तान से। तो ये सारी इशूज इसलिए हैं, इसकी वजह से साउथ एशिया का, दक्षिण एशिया का इंटीग्रेशन हो नहीं पाया है। लेकिन अगर बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, दक्षिण एशिया का इंटीग्रेशन हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश हमारे साथ मिलकर के भूटान और नेपाल के साथ भी अपने ट्रेड को, अपने इंट्रैक्शन को बढ़ा सकता है, और हम भी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, जिसमें BBIN समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता है। ठीक है, आप इस तरीके से एक मैप चाहो तो बना देना, एग्जाम में अगर आएगा तो ऐसे कर देना, मुझे तो मैप आता नहीं, ऐसे कर देना, यहाँ ढाका लिख देना, कोलकाता लिख देना, खत्म हो गया, यहाँ नॉर्थ ईस्ट लिख देना। और दूसरा जो मैंने मैप में दिखाया, उत्तर पूर्व के लिए, भारत के लिए, उत्तर पूर्वी भारत के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ढाका यानी कि बांग्लादेश का क्या महत्व। तो हिंदू का आर्टिकल था, राजीव भाटिया ने लिखा था, ये न्यू ट्राइका फॉर इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन, कि भाई साउथ एशिया का एक बड़ा हिस्सा तभी कनेक्टेड हो पाएगा जब हमारा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के साथ कनेक्टेड हो पाएगा। और नॉर्थ ईस्ट को लेकर के जो भी मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया है कि नॉर्थ ईस्ट एक लैंडलॉक्ड एरिया है और बांग्लादेश एकमात्र यहाँ पे ट्रेड रूट प्रदान करता है इस एरिया में, उससे चिंता बढ़ जाती है कि क्या नॉर्थ ईस्ट को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बांग्लादेश मुहैया कराएगा। अगर नहीं तो साउथ एशिया का इंटीग्रेशन किस तरह से होगा। तो आप इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। जब उपलब्धि की बात हो, भारत बांग्लादेश संबंधों में अच्छाई की बात हो, तो आप लिखिए कि भाई अ न्यू ट्राइका फॉर इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन मे बी प्रैक्टिकल, मे हैपन विद द कॉपरेशन ऑफ बांग्लादेश, ऐसा लिख सकते हो। और चैलेंज जब आया तो लिख देना कि नॉर्थ ईस्ट मे फेस challenges for route, for trade, for connectivity due to the change scenario between India and Bangladesh relation, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से अपॉर्चुनिटी की जहाँ बात हो वहाँ दिखा दो कि भाई BBIN समझौता हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन हो सकता है। चैलेंजेस की जहाँ तक बात हो वहाँ आप दिखा सकते हो कि बांग्लादेश के साथ इस समय हमारी जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन और जियो पॉलिटिकल शिफ्ट, एक समय था जब अमेरिका के माध्यम से, जापान के माध्यम से, इवन रूस के माध्यम से बांग्लादेश में एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसको हमने रूस के साथ मिलकर के बनाया। तो एक समय था कि भारत बांग्लादेश के साथ अलग अलग टाइप के डेवलपमेंटल एग्रीमेंट में भाग ले रहा था, डेवलपमेंट में भाग ले रहा था और मल्टी लेटरल एग्रीमेंट करवा रहा था, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ इन्वेस्टमेंट ला रहा था। उसमें रूस भी था, उसमें जापान भी था, उसमें अमेरिका भी था। लेकिन आज की स्थिति बदली हुई है। तो अचीवमेंट में, संभावनाओं में, पोटेंशियल में रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन और जियो पॉलिटिकल शिफ्ट आप कर सकते हो। चैलेंजेस में भी इसी बात को कोट कर सकते हो। ठीक, और मटरवारी पोर्ट, डीप सी पोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक, एनहांसिंग इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन, अगर भारत बांग्लादेश के संबंधों में को ठीक से हार्नेस किया जाए, ठीक से उसको उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए, तो नॉर्थ ईस्ट का जो कच्चा माल है एग्रीकल्चर सेक्टर का, स्पेशली हैंडक्राफ्ट एग्रीकल्चर, तो हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, चूँकि फ्रेश वाटर काफ़ी है नॉर्थ ईस्ट में, इसको हम ठीक से प्रोसेस करके और बांग्लादेश के सहारे पूरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। चैलेंजेस क्या? पहला चैलेंज तो यही है, वर्तमान संकट जो है वो निगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है भारत और बांग्लादेश के रिलेशन को। दूसरा, अब बांग्लादेश की तरफ से डिमांड आ रही है, कॉल फॉर रेसिप्रोसिटी, कि भाई
सिर्फ तुम्ही को बेनिफिट क्यों हो? $10 बिलियन का घाटा है हमारे तुम्हारे बीच, हमारा भी बेनिफिट होना चाहिए। 98% प्रोडक्ट पर अगर चाइना टैरिफ माफ़ कर सकता है तो आप भी माफ़ करो। इस तरीके की बातें हो रही हैं। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो भारत की थी उसको लेकर के भी अब चैलेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश उतना कॉपरेशन करने को रेडी नहीं है। तो भारत कर क्या सकता है, इस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। भारत कर क्या सकता है? पहला काम जो भारत कर सकता है वो कर सकता है कि जो शेख हसीना गवर्नमेंट के बाद क्राइसिस डेवलप हुई, उसमें एक बड़ा जो हिस्सा है, जो बांग्लादेश के क्रिटिक, बांग्लादेश के जो एक्सपर्ट बताते हैं कि 2008 में जब चुनाव हुआ, बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट आई थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ, उसके बाद भारत ने जो अपने टाइज एस्टेब्लिश किए वो सिर्फ टाइज किए G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये बात अलग है कि जब भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज एस्टेब्लिश होते हैं तो उसका फ़ायदा आम जनता को भी मिलता है। लेकिन भारत बांग्लादेश संबंधों में एक सबसे बड़ी कमजोरी, डिप्लोमेटिक फेलियर भी मैं कह सकता हूँ, वो हुई कि भारत ने बांग्लादेश के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज को ज़्यादा प्राथमिकता दिया। जब भी भारत को कुछ समझौता करना रहा, भारत ने बांग्लादेश की शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ समझौता कर लिया। भारत ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इतने बड़े फैसले ले लिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो पॉलिटिकल कोरस में, पॉलिटिकल स्फेयर में एक नारा चलता रहा, बांग्लादेशी दीमक हैं, बांग्लादेशी ये हैं, बांग्लादेशी वो हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो जनता है उसके साथ पीपल टू पीपल टाइज नहीं हो पाया। हमारे सांस्कृतिक और साहित्यिक जो संबंध थे वो उस तरीके से फ्लॉरिश नहीं कर पाए। इसकी वजह से बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी डेवलप हुआ, नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन काफ़ी समय से हो रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि बांग्लादेश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। एक मुट्ठी भर, एक माइनॉरिटी पॉपुलेशन बांग्लादेश की ये मानती थी कि बांग्लादेश को भाषा के आधार पर एक सेकुलर कंट्री बनना चाहिए, जबकि अधिकतर लोगों का मानना था कि बांग्लादेश का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के साथ ही है। कुछ राजनीतिक रणनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ, बांग्लादेश बना, लेकिन बांग्लादेश में भी जो भाषाई राष्ट्रवाद था, लिंगुअल नेशनलिज्म था, वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया। बल्कि वहाँ पे जो जमात थी, जो धार्मिक आधार पर रेडिकलाइज्ड थी, धार्मिक आधार पर पाकिस्तान के साथ ज़्यादा संबंधित, ज़्यादा रिलेटेड फील करती थी, उसने भारत का हमेशा से विरोध किया। न सिर्फ भारत का विरोध किया बल्कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का जो एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना जो शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा की गई थी उसका भी विरोध किया। अब यही वजह थी कि शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली का मैसेक्रे हुआ, एसेसिनेशन हुआ। तो बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन आज से नहीं है, 20 साल से नहीं है, वो रेडिकलाइजेशन शुरू से है। जब से आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान सबसे ज़्यादा दंगे कहाँ हुए थे? नवाखली में हुए थे। नवाखली कहाँ है? बांग्लादेश में। गांधी जी को जाना पड़ा था, 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा गया उनको इसीलिए। तो बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन दशकों से चला आ रहा है। तो भारत को पीपल टू पीपल टाइज बढ़ानी चाहिए थी। माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन हो, माइनॉरिटी की हिफाजत हो, ये बात तो ठीक है, भारत को करना चाहिए। लेकिन भारत को ये ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ माइनॉरिटी की बात करेंगे तो हो सकता है कि बांग्लादेश की जो आम जनता है, जो 90% मुस्लिम मेजॉरिटी जो है, उसको हो सकता है ये महसूस हो कि भारत के लिए 90% बांग्लादेशी मैटर नहीं करते, भारत के लिए सिर्फ 10% क्रिश्चियन, हिंदू और बौद्ध ही मैटर करते। तो भारत को पीपल टू पीपल टाइज को भी बढ़ाने की जरूरत है। तो जब भी आप कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक और वे फॉरवर्ड हो। उसमें लिखो कि भारत को बांग्लादेश के साथ आर्थिक कनेक्टिविटी और G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट संबंधों के साथ साथ पीपल टू पीपल या आम जन के साथ जो संबंध हैं, सांस्कृतिक और साहित्यिक जो ऐतिहासिक संबंध हैं, उन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। तभी हम लंबे समय तक बांग्लादेश के साथ राजनीतिक और रणनीतिक स्थिरता हासिल कर सकेंगे। क्योंकि जो पॉलिसी है उसमें लॉन्ग शिफ्ट, एक लंबा स्टेबिलिटी तभी आता है जब वहाँ की जनता के बीच में परसेप्शन हो, फेवरेबल हो। नेपाल की जनता के बीच परसेप्शन जब तक फेवरेबल था, भारत के हक में था, तब तक वहाँ की जो पॉलिसीज थी वो प्रो इंडिया थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नेपाल की पॉलिसी एंटी इंडिया होने लगी। अगर आप उस पर थोड़ा सा ठीक से विचार करें, अभी पढ़ाऊंगा भी नेपाल के साथ रिलेशन को, तो आप पाएंगे कि वीरेंद्र वीर विक्रम साहदेव यानी जो वीरेंद्र गवर्नमेंट थी, उसके बाद जो उनके भाई ज्ञानेंद्र की गवर्नमेंट आई, यानी कि जो किंगशिप आया, जो मोनार्की आई, इन दोनों के समय से ही वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहाँ पे जो माओवाद था, उसकी विचारधारा मजबूत हो रही थी। पिछले 10 सालों से, इवन 15 सालों से जो भी चुनाव हुए हैं नेपाल में,
उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के दो फैक्शन जो पुष्प दहल कमल प्रचंड हैं और केपी शर्मा ओली हैं, उन दोनों के फैक्शन को मिला करके लगभग 50 से 55% वोट मिले। बाकी 45% पे वहाँ की नेपाली कांग्रेस, मधेसी पार्टियां, ये वो सब। इससे क्या पता चलता है कि 100 में से 50 से 55% जनता कम्युनिस्ट विचारधारा की है। उसकी विचारधारा केपी शर्मा ओली की पार्टी की मार्क्सिस्ट और लेनिस्ट की विचारधारा है। चीन की ज़्यादा प्रो चाइना एटीट्यूड उसका है। तब जब आम जनता का विचारधारा प्रो चाइना होगा, आम जनता की विचारधारा प्रो कम्युनिज्म होगा, तो निश्चित तौर से भारत को एक एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवादी राष्ट्र के रूप में ही देखेंगे। और यही वजह है कि जब भी भारत रोटी बेटी की बात करता है, इवन मैं तो खुद भी नेपाल के साथ संबंधों में कभी रोटी बेटी जैसी चीज़ों का जिक्र करता नहीं हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं तो आज मैंने कंक्लूजन चेंज कर दिया है, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि ये रोटी बेटी वाला जो इंट्रो और कंक्लूजन है, इतना सड़ गया है, इसको देखते ही अच्छा प्रोफेसर हो गया, क्या बकवास फिर से कचरा उड़ेल दे रहा है। तो जानबूझ के उसको चेंज किया है। लिखा है कि भारत नेपाल को पारंपरिक रोटी बेटी संबंधों से इतर रोजी रोटी अर्थात वर्तमान जनरेशन की आर्थिक महत्वाकांक्षा, पर्यावरण, संप्रभुता आदि को भी ध्यान रखकर पारस्परिक आर्थिक सहयोग करना चाहिए। भारत को गुजराल नीति तथा पड़ोसी प्रथम, नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर आगे बढ़ने की जरूरत है, तथा साथ ही अन्य सहयोगी राष्ट्रों के साथ, यानी मैं इशारा कर रहा हूँ अमेरिका के मिलेनियम डेवलपमेंट जो असिस्टेंस है जो नेपाल को देना चाह रहा था अमेरिका, जिसके लिए डिस्प्यूट था उनके पार्लियामेंट में, और केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। बाद में पुष्प दहल कमल प्रचंड की सरकार आई, उसने पास करवाया। क्षेत्रीय इंटीग्रेशन यानी कि रीजनल इंटीग्रेशन में इशारा कर रहा हूँ, साउथ एशिया के इंटीग्रेशन को और विकास को सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल रोटी बेटी रिलेशनशिप, इंडिया नेपाल शुड ऑल्सो कॉपरेट विद ईच अदर, कीपिंग इन माइंड लाइवलीहुड दैट इज इकोनॉमिक एम्बिशन और एस्पिरेशन ऑफ द करंट जनरेशन एनवायरमेंट ब्ला ब्ला ब्ला। ये क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जब 55% पॉपुलेशन प्रो चाइना है, 55% पॉपुलेशन प्रो कम्युनिस्ट है, उस समय जैसे ही आप रोटी बेटी की बात करोगे वो डांटेगा, कहेगा रोटी बेटी क्या बकवास लगा के रखा है। शादी आप करते हो मधेसियों के साथ में, शादी आप करते हो यूपी बिहार से सटी हुई बॉर्डर कंट्रीज के साथ में, शादी आप वहाँ के पहाड़ी लोगों के साथ तो कर नहीं रहे हैं, शादी आप वहाँ के सर हाँ सर इसमें 55% पॉपुलेशन मतलब थोड़ा और इसकी वजह से भारत ने चूंकि गलती की समझने नेपाल के लोगों के मिजाज, नेपाल की जनता का मिजाज, भारत ने सिर्फ बिहार और यूपी से सटे हुए जो जनता थी, जो मधेसी कम्युनिटी थी, जो एक्चुअली कोई और नहीं भारत बल्कि भारत की ही जनता है जो उस पार बसी हुई है, इन लोगों के ही कंसर्न को भारत ने ज़्यादा ध्यान रखा। भारत ने अघोषित तौर पर 2015 में इकोनॉमिक ब्लॉकेड, जो भारत पे आरोप लगता है, एलिगेशन लगता है कि भारत ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड करवाया 2015 में, ये भारत का कलेक्टिव फेल्योर था, भारत की जनता का फेल्योर था, भारत की विदेश नीति का फेल्योर था कि इस तरीके की इकोनॉमिक ब्लॉकेड की वजह से नेपाल में और रेडिकलाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली को थंपिंग मेजॉरिटी मिली उसके बाद में। वही हाल बांग्लादेश के साथ भी हुआ। भारत को लगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट के साथ हमारे अच्छे टाइज हैं और इसकी वजह से सब अच्छा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, एक अंडर करंट चल रहा था, एक वहाँ पे एक अंडर वेव चल रहा था, कई सालों से रेडिकलाइजेशन हो रहा था। भारत समझने में गलती करता है और नेपाल में शेख हसीना की गवर्नमेंट को भगा दिया जाता है। आज कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी, मोहम्मद यूनिस नहीं, खुद शेख हसीना भी आ जाए, हिम्मत नहीं है कि वो कंप्लीटली प्रो इंडिया पॉलिसी ले पाएँ। और जब शेख हसीना खुद गवर्नमेंट में थी, जब खुद पावर में थी, तो भी कंप्लीटली घोषित तौर पर प्रो इंडिया पॉलिसी नहीं ला पा रही थी। तब भी भारत के जो आलोचक थे वो टिप्पणी करते ही रहते थे कि बांग्लादेश चीन की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है ना। इवन जब बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया गया, उसके जस्ट पहले जो उन्होंने दौरा किया वो भी चाइना का ही किया था, $1 बिलियन का सॉफ्ट लोन भी लिया था। तो कहना ये चाहता हूँ मैं कि भारत को जो कंक्लूजन में लिखना था कि सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज, सिर्फ रोटी बेटी की बात करने की बजाय पीपल टू पीपल टाइज, सांस्कृतिक और भाषाई और साहित्यिक रिश्तों को भी प्रमोट करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। तभी हम दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी तभी हम इंश्योर कर पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है यार। तो ये कौन सा था हमारा, नेपाल था क्या? क्या पढ़ रहे थे अभी? बांग्लादेश। ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं मेरे भाई और शॉर्ट में निपटा नहीं सकता। ठीक है, कंक्लूजन पे तो हम आ ही गए थे ना। ये यहाँ देखो, तो G2G के बजाय, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बजाय हमें पीपल टू पीपल संबंधों, ऐतिहासिक संदर्भों में भी निवेश करना होगा। तभी हम सोनार बंगला के साथ साथ विकसित भारत के लक्ष्यों को एक साथ हासिल कर सकते हैं। इस तरीके के की टर्म आप डाल देना, उसमें आई वे, हाईवे, फ्लाई वे भी डाल देना, उसमें जो मोदी जी बोलते रहते हैं। ठीक है ना। उसमें कॉमन एक सोशियो इकोनॉमिक
और स्ट्रेटजिक रिलेशन को प्रमोट करना है। अंग्रेजी में ज़्यादा कीवर्ड समझ में आता है। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक टाइज, रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट ऑफ वाटर शेयरिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, ट्रेड फैसिलिटेशन, स्ट्रेंथन द लॉन्ग टर्म। ये शब्द चुन चुन के लिखे हैं ताकि आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बेहतर हो सके। ठीक है, बाकी मैं आपको सलाह देता हूँ, ये जो बदली हुई परिस्थिति है ना, बांग्लादेश वाला निबंध जरूर देख लेना, बहुत समय देकर के उसको बनाया था। अब मेरे भाई, भारत और नेपाल के साथ संबंध बचे हुए हैं। भारत छोटा सा ही टॉपिक है, भारत भूटान है, भारत श्रीलंका है। सवाल पूछे जाने की संभावना बेहद कम है उस पर। ऑलरेडी 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। पढ़ा दूं या कंटेंट से पढ़ लोगे या रिकॉर्ड करके डाल दूं? बोलो क्या कहते हो? कई लोग बोर हो गए होंगे, बहुत ज़्यादा संख्या आधी हो गई। क्या कहते हो? थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिए सर। हाँ, ओवरव्यू दे दीजिए सर थोड़ा सा, मतलब पीडीएफ दिखाते हुए। सर, भारत और श्रीलंका के बीच में भी जो ट्रेड डिफेंस डील हुआ है, तो क्या वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या समय श्रीलंका के नेबर कंट्री के हिसाब से? मुझे नहीं लगता है कि श्रीलंका पे सवाल सीधा सीधा बनने की संभावना है, खासकर इसलिए क्योंकि मालदीव और बांग्लादेश का इशू बहुत ज़्यादा भारी है, तो सवाल वहाँ बनना चाहिए। बांग्लादेश का तो है सर, लेकिन पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए हमने श्रीलंका पे भी बात किया। कैसे, मुझे एक सलाह, अच्छा सर, पहले एक सलाह, सर, मुझे विप्लव जैसे एक सलाह मुझे चाहिए जनता से सलाह इसलिए ली चाहिए क्योंकि विंस्टन चर्चिल को जब दुविधा थी तो उनको राजा ने बोला ब्रिटेन के कि तुमको दुविधा है, तुम क्या करो, इसके लिए जनता के बीच में जाओ, मुझे जो दुविधा है उसका आप लोग समाधान कर दो। दुविधा ऐसे है भैया कि 21 टॉपिक है GS2 में। कितने? 21, 22 है, लेकिन 21 करंट अफेयर को छोड़ के। जो 21 टॉपिक है मित्र, मैंने सोचा था 21 दिन में ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो टॉपिक इतने बड़े बड़े हैं, इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं। एक तो मेरी सांस फूल रही है, डरता हूँ मैं उनके कंटेंट को डेवलप करने में। क्यों? क्योंकि आपने जिस तरीके से कंटेंट देखा, अगर आपको दे दिया जाए तो कितने घंटे में बनाओगे एक टॉपिक? ठीक है, जबकि रॉ मटेरियल मिलता है बहुत 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 टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। और ये ऐसा विषय है जिस पे अगर मैं खुद इनपुट नहीं दूंगा, खुद काम नहीं करूँगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा चैलेंज, उनकी जो लेक्चर है उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करना है, क्योंकि अगर मैं जल्दबाजी में PDF पढ़ दूंगा, अच्छा हाँ ये डायमेंशन चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, फिर मेरे पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ज़िंदगी में जो भी हासिल किया वो आप तक पहुँचेगा ही नहीं। और अगर कहीं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, थोड़े से एप्लीकेशन वाले सवाल आए, तो आप वहाँ पे चौक कर जाओगे और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो नहीं पाएगी। तो फिर लेक्चर का फ़ायदा तभी होता है जब टीचर अपना इनपुट, अपना एनालिसिस, अपना ज्ञान वहाँ पे दिखा पाता है। लेक्चर का फ़ायदा तब नहीं होता है जब टीचर सिर्फ PDF पढ़ के चला जाएगा। अदरवाइज़ तो मार्केट में बहुत लोग पढ़ाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरी दुविधा जो है वो आपके सामने ये है, टॉपिक हैं 21, एक एक टॉपिक में कम से कम 10-10, 15-15 सब टॉपिक, उनका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करना है, कंटेंट का वैल्यूडेशन करना है, लेक्चर भी लेना है। कैसे करूँ? क्या सलाह है? जिनके पास भी कोई सलाह हो एक एक करके बताएं मुझे, ताकि मुझे सर हम बोलना चाहेंगे कुछ। बोलो भैया। सर जैसे पहले आप क्या कीजिए कि जो रिकॉर्ड करके लेक्चर वो डाल दीजिए, ठीक है? जैसे किसी जो टॉपिक पे आप डाल दीजिए, उसके बाद 5-6 दिन या 1 हफ्ते पे 1 घंटे का उसमें लाइव सेशन रख लीजिए, ताकि जो बच्चों को डाउट हो उस पर वो अपना डाउट पूछ सके आपसे, 1 घंटे या 1.5 घंटे का जो भी हो। आपको लगता है कि 3 घंटे की रिकॉर्डिंग करूंगा, फिर 1.5 घंटे का लाइव करूंगा, फिर डिस्कशन करूंगा, तो 5-6? नहीं सर, रोज पढ़ने नहीं सर, वो हफ्ते में एक बार। हाँ, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं रिकॉर्डेड लेक्चर डालें। कितने लोग रिकॉर्डेड लेक्चर के फेवर में? हाँ। सर इसमें एक सजेशन और है। लोग रिकॉर्डेड लेक्चर कहीं नहीं रहे ना, मांग ही नहीं रहे लोग। नहीं सर, इसमें एक सजेशन और है। हाँ बोलो आशु। तो सर इसमें ऐसा कर सकते हैं, जो PYQ आए हुए हैं ना, जो थीम चाहिए, जो मतलब जो हाई डेंसिटी जो एरियाज है, उनको आप कैटेगराइज कर दीजिए, उनको बता दीजिए, और बाकी टॉपिक हमें पढ़ने के लिए दे दीजिए, जो बचता है वो पढ़ने के लिए दे दीजिए। अच्छा, और कोई मित्र? एक बार सजेशन ले लेते हैं, जनता की राय, आदेश। सर देखिए, मेरे हिसाब से तो यह सही पड़ेगा कि अब मतलब लाइव सेशन में ये रहे कि बच्चे जो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, अपना क्वेश्चन में कितने पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, उनको कैसे एड्रेस करना है, इंट्रो में क्या लिखना है, इस पे क्वेश्चन पूछ ले। वो तो आप रेगुलर क्लास अगर अटेंड करते होगे तो आपको पता होगा कि चाहे सम्राट का हो, चाहे भागीरथ का पहले लेक्चर लिया होगा, जब भी क्लास हो जाती है तो क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको सॉल्व करना, तो बताता ही हूँ। वो तो बहुत छोटा हिस्सा है भाई, वो तो रोज ही बताता हूँ।
वो पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, वो तो टेस्ट में डिस्कस करता हूँ, हर रोज लाइव लेक्चर के बाद डिस्कस करता हूँ, उसका तो सवाल ही नहीं है। बात यहाँ पे कंटेंट की हो रही है ना, मेन थीम। किसी और कोई मित्र? सर जो करंट ओरिएंटेड टॉपिक्स है ना उनको आप लाइव ले लीजिए, और जैसे कुछ टॉपिक्स जो हैं जो मतलब जितना करंट उसमें है नहीं तो वो आप रिकॉर्डेड दे सकते हैं, बट रिकॉर्डेड का सर थोड़ा ऐसा रखिए कि मतलब ऐसा हो कि एक दिन में 1 या 2 लेक्चर, मतलब एक साथ लेक्चर ना आए, वो थोड़ा फिर हाँ, जीएस में बोर हो गए हो तुम, जानता हूँ। हाँ सर। और कोई मित्र सजेशन, किसी का सजेशन दो, तभी डेमोक्रेटिक है भाई। बोलो मीरा। सर लाइव लेक्चर ही लीजिएगा, रिकॉर्डेड थोड़ा बोरिंग लगता है। ठीक है, और कोई भाई? पीडीएफ आप समरी फॉर्मेट में पढ़ा दीजिए, लाइव लेक्चर तो आपका वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा, और फिर पीडीएफ आप दे दीजिए, फिर हम पढ़ लेंगे उसे। हाँ सागर, क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा था, मिला के 15 मई तक सब खत्म करवा दीजिए सर। हाँ क्या? 15 मई तक सर खत्म करवा दीजिए सर सब। और कोई? वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में, मैं चाह रहा हूँ जल्दी खत्म हो, लेकिन एक बात मैं सागर कह दूं, बाकी सबको भी बता दूं कि 15 मई क्या, 15 अप्रैल तक भी, कल भी खत्म हो जाएगा, कंटेंट उठा करके दे देंगे। आला की मौत गाने वाले के हाथों में होती, ऐसी कहावत मैं सुनता था बचपन में। मैं आपको बताऊं मित्र ना कि 6 पेपर हैं, और 6 पेपर में जितने भी माइक्रो टॉपिक, सब टॉपिक, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, उनकी पीवाईक्यू, उनके क्वेश्चन, सभी पे सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, ये सब जो है वो सब करवाया जा रहा है। आपको सेक्शनल टेस्ट भी दिया जा रहा है, उसका वैल्यू एडिशन भी होता है, उसका लाइव इवेल्यूएशन होता है, अलग फैकल्टीज काम करती हैं। ये सब जो भी हो रहा है ना, आप मुझे बताओ, कोई भी मार्केट में ये सब करवा रहा हो, यानी कि एक एक टॉपिक करवा रहा हो, एक एक माइक्रो टॉपिक, पहली चीज़ तो हो ही नहीं रहा है, और जो करवाएगा वो कितना समय लेगा। तो मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट है, ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। अगर आप स्पीड चाहेंगे तो एक्यूरेसी कंप्रोमाइज़ होगी, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होगी। अंत में स्पीड अगर चाहिए तो फिर मार्केट में बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं। एक ही पूर्वजों का वीडियो डाल देते हैं और सब उसमें कवर है, तो फिर तो आपके पास है विकल्प। लेकिन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब भी जीवन में कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, राजतनिल मैडम ने ज्योग्राफी पढ़ाया मृणाल पटेल सर की, उस पर उनका सिलेक्शन हो गया। आज भी उस वीडियो को लोग देखते हैं, जबकि बहुत पुराना और बहुत ही पुराने मेथड से पढ़ाया गया है। आज भी वो क्वालिटी वीडियो। क्यों क्वालिटी वीडियो है? क्योंकि उस पर उन्होंने मेहनत किया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भगीरथ प्लस में ऐसा कुछ भी करके जाऊँ कि कल को अगर पलट करके मैं भी देखूँ रिकॉर्डिंग तो मुझे अफसोस हो कि क्या कचरा पढ़ाया था। तो पहली चीज़ तो 15 मई तक पूरा करने का उद्देश्य है, और जिसमें GS5 के क्वेश्चन कंपाइलेशन दे देंगे, ऐसा सोच रहे हैं। GS2 GS4 बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाएंगे, निबंध साथ में चल ही रहा है, और हिंदी के 4 से 5 लेक्चर हो जाएंगे। लेकिन क्वालिटी अगर इंश्योर करनी है, टेस्ट भी आपके करवाने हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी करवाने हैं, तो समय तो लगेगा, और कोई विकल्प है नहीं। 15 मई तक भी खत्म हो जाए, 20 मई तक भी खत्म हो जाए, तो भी आपके पास 1 सवा महीना रहेगा। उस 1 सवा महीना में अग्नि परीक्षा के आप 8, 10, 15 टेस्ट प्रैक्टिस कर लो फटाफट फटाफट फटाफट, तो भी सारा सिलेबस का कवरेज हो जाएगा। तो बेहतर होगा कि जितना पढ़ाया जा चुका है उसका आप रिवीजन करो, बजाय कि पैनिक करने के। जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं लोग, या जो भी थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि जो भी पीछे पढ़ाया जा चुका है उसका रिवीजन करो। अभी आप लोगों की बात सुनने के बाद कुछ आरिफ सलाह दे रहे हो क्या? यस सर, कुछ बोलो बोलना था प्लीज। मुझे। सर इसमें जो पेपर 2 का सिलेबस है, इसमें सर पहले जो 6 टॉपिक हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले ज़्यादा हैं सर, और वो सबने प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो वो वाला जो पार्ट है सर, उसको पढ़ने के लिए दिया जा सकता है आपके नोट्स के थ्रू। और बाकी सर जो पार्ट है, मतलब उसमें मतलब मुझे लगता है कि सर आपका रोल ज़्यादा है समझाने का, तो उसमें सर थोड़ा सा आप अपने लेक्चर्स लाइव के थ्रू बता पाएँ तो सर बहुत हेल्प होगी। और कोई मित्र? ये बड़ा अच्छा सजेशन मुझे लगा। एक सजेशन और तो है। मैं भी यही कह हाँ, रही अनु बोलो। थी कि जो टॉपिक्स आपको लग रहे हैं कि इसमें आपका इनपुट बहुत जरूरी है, आप उनकी लाइव क्लासेस ले लीजिए। और कुछ टॉपिक्स तो हैं जो प्रीलिम्स में कवर किए हैं, जैसे पॉलिटी के हो गए, और भी कई टॉपिक्स हैं जो काफी रिपीटेटिव हैं, तो आप उनका कंटेंट प्रोवाइड कर दीजिए। ठीक है अनु। और कोई मित्र, किसी और का सलाह? सर देखिए, जितने सेशन आप ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज आप नेबरहुड की बात कर रहे थे, ठीक है, तो इसमें 2-3 जो इम्पोर्टेंट है तो आप डिस्कस कर लीजिए, बाकी बोल दीजिए लोग अपने आप से कर लेंगे, या मतलब एक गाइडलाइन देके कर दिए, तो उससे होगा जल्दी भी हो जाएगी और जो टॉपिक है डिटेल में कवर भी हो जाएगा।
ठीक है, वैलिड, फेयर। और कोई? सर एक और चीज़ है, मैंने काफ़ी सारे कंटेंट देखे हैं, पर जिस तरह से आपने पढ़ाया है एक्चुअली सर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, पर उसको शॉर्ट फॉर्म में करना जैसे आपने मुझे पढ़ाया आज, तो मुझे समझ आया कि कैसे कर सकते, नहीं तो वहाँ यही बड़ा इशू हो रहा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, फाइन। और कोई? ठीक है, तो जितना मैंने सुना आप लोगों से, इससे पता चलता है कि डेमोक्रेटिक होने से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मैं थोड़ा दुविधा में था। इसका सॉल्यूशन जो मुझे नज़र आ रहा है, फिर मैं पोल भी करा लेता हूँ कि ये मान्य है या नहीं। जितना भी है उसमें हाइब्रिड मोड का सॉल्यूशन मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है। उसमें करेंगे क्या कि पढ़ाऊँगा सारा, लेक्चर में सारा लेने वाला हूँ, लेकिन जैसे इंडिया और रिलेशन विथ इट्स नेबरहुड का टॉपिक था, पहला टॉपिक। अब इसमें जो नेबरहुड है ले दे करके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसको मैं 5 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार की कैटेगरी में बांट लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही सभी जो टॉपिक्स हैं, और ये मुझे याद दिला देना, कोई भी आरिफ तुम्हें याद दिला देना, ठीक है, कि मुझे कैटेगराइज करना है सभी टॉपिक, सब टॉपिक्स को। ठीक, 5 स्टार, 3 स्टार और 2 स्टार में ये कैटेगराइज, कोई दूसरा भी करा देगा अगर वो भूल जाए तो ये मैं कैटेगराइज कर लूँगा। तो मैं कोशिश क्या करूँगा, जैसे मान लो आज का ही टॉपिक है बांग्लादेश के साथ रिलेशन, नेपाल के साथ रिलेशन और श्रीलंका के साथ रिलेशन, मालदीव के साथ रिलेशन, और क्या बचा, भूटान। इन सब के रिलेशन को हमें पढ़ना था। अफगानिस्तान भी उसमें शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अगर हम बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, या बांग्लादेश श्रीलंका की बात करें, तो ये 5 स्टार में आ जाएंगे, या बांग्लादेश 5 स्टार में आ जाएगा, श्रीलंका और मालदीव 3 स्टार में आ जाएंगे, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 स्टार में आ जाएंगे। तो मेरी कोशिश ऐसी हो सकती है कि जो 5 स्टार वाले टॉपिक हैं उनको मैं लाइव एक्सप्लेन करूं, अच्छे से पढ़ाऊं, क्योंकि उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, आना ही है, क्योंकि आपने देखा है किस तरीके से GS2 में क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस पर हमने रिसर्च ऑलरेडी कर लिया है, क्वेश्चन पूछने का कारण क्या है, आने वाले समय में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन परीक्षा में उसी प्रकार का हमने सवाल भी फ्रेम किया है। तो जो 5 स्टार टॉपिक हैं उनको हम कंप्लीटली लाइव पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, दिलो जान से पढ़ेंगे। जो 3 स्टार वाले टॉपिक हैं उनको हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू समझेंगे, शॉर्ट में उनके डायमेंशंस देखेंगे, पॉइंट देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आप भी उन्हीं पॉइंट को रिवाइज कर सकें फटाफट। 2 स्टार वाले जो टॉपिक हैं उन टॉपिक को पढ़ाऊंगा नहीं लाइव, वो कंटेंट खाली आपको दे देंगे ताकि आपको फोमो ना फील हो, बाकी लोगों से कंपटीशन ना फील हो, और अगर ज़रूरत होगा, समय होगा तो देख लेना, नहीं छोड़ देना, स्किप कर देना। ठीक है, कैसा रहेगा ये? सारा कवरेज भी हो जाएगा, कुछ छूटेगा भी नहीं, और जल्दी भी हो जाएगा। कितने लोग इसके फेवर में हैं? जो 2 स्टार टॉपिक है ना सर, उनका PDF मिल जाएगा ना? ये कंटेंट सही सबका रहेगा, मिलेगा, बाकी का जो कंटेंट सबका मिलेगा। लेक्चर बहुत शानदार होगा 5 स्टार टॉपिक का, ओवरव्यू होगा और इफेक्टिव टू द पॉइंट होगा 3 स्टार वाले टॉपिक का, और 2 स्टार वाले टॉपिक जो पूछे जाने की संभावना जिनकी लगभग ना के बराबर, उनका खाली कंटेंट मिलेगा। तो ज़्यादा हम कवर कर पाएंगे नहीं, तो फिर वो साल भर 2-2 साल कोचिंग इसीलिए चलती। इस फेवर में हो सारे लोग, या किसी का वीटो है इस पर? साथी लोग बता रहे हैं कि इस फेवर में, बाकी लोग विरोध में हो क्या भाई? ठीक है, किसी को कुछ कहना है इसके अगेंस्ट, या संसद की तरह आइज, हाँ ठीक है, ज़्यादा लोग हैं, पास करवा देते हैं। ठीक है, फिर ध्वनि मत से इसे हम पारित कर देते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, ओके, ठीक है, जी सर, डन। लेकिन नोट्स नहीं मिल पाएगा पहले से। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि मेरे पास ले दे करके बहुत लिमिटेड समय होता है, और एक कंटेंट में वैल्यू एडिशन करने के लिए आपको यकीन हो ना हो 8 घंटे लगते हैं मुझे कम से कम। तो आज मैं 8:15 बजे फ्री हुआ हूँ, फिर आइसक्रीम खाने गया हूँ, आइसक्रीम खा के लौट रहा था, क्योंकि आज बाबा साहब की जयंती थी, तो ट्रैफिक में फंस गया, इसकी वजह से 10 मिनट लेट हो गया। ठीक, तो सर नोट्स को लेके एक डाउट है। बोलो भैया। जो नोट्स है ना आपके PDF, ये जो सैमसंग का ऐप होता है उसमें नहीं खुलते हैं, तो उससे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसा है क्या? कोई मित्र है इसमें सैमसंग का जिसको? हाँ, सैमसंग एक नोट्स मिनट मेरे करके भैया, हम होता है। सॉल्व करवाएंगे इस प्रॉब्लम को। कोई मित्र है और सैमसंग का जिसमें जिसको सेम प्रॉब्लम? तो इसका सोल्यूशन बताओ। हाँ, बोलो। वो सिक्योर्ड PDFs हैं, आप ऑनलाइन क्रोम पे जाकर के आप अनलॉक कर सकते हो, एंड देन यू कैन
exported नहीं to अभी कोई PDF. सिक्योर्ड I नहीं mean, रहेगा, exported to नहीं अभी Samsung. अनु सिक्योर्ड पीडीएफ नहीं रहेगा। मैं बोलता हूँ टीम मेंबर को ओके अभी। सर, मैं पुराने हाँ ठीक PDF देख रही थी, उसमें था, तो अगर अभी भी हो रहा है तो ही कैन डू दैट। ठीक है, कर लो भैया ऐसे। अनु इस जो आप सॉल्यूशन बता रही हो डिस्कशन ग्रुप में डाल दो, ठीक है, तो सबको फायदा हो ओके जाएगा। सर, ठीक, ओके सर। बढ़िया। और कोई? ठीक ठीक सर, मैं देखता हूँ। ठीक ठीक है, पास। और सर एक कंटेंट से रिलेटेड एक तो था ऐसा कि मतलब उसमें अगर आपका थोड़ा सा इससे टाइम बचे, कि मैं देख रहा था ये जो वो मीम्स 365 आती है ना, वो उसमें ये आईआर का बहुत सही कंटेंट दिया है। मतलब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे बहुत सही लग रहा था। बाकी लोगों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं, वो सिर्फ एम्प्लॉई है, तो उनकी जितनी लिमिटेड क्षमता है, उनकी जितनी लिमिटेड एक्सपर्टीज है, और एक एम्प्लॉई के तौर पे जितना वो दे सकते हैं उतना उठा करके फेंक देते हैं। कोई रिसर्च नहीं, कोई वैल्यूडेशन नहीं। आपको यकीन नहीं होगा आशु, ये कह करके डींग हाँकना अच्छा नहीं लगता। आईआर मेरा प्रिय विषय रहा है, न मालूम कितने सालों से कितने सारे स्कॉलर्स को मैं फॉलो करता रहा हूँ। ORF को कितने सालों से मैं उनके स्कॉलरली आर्टिकल्स को, उनके फेलोज को पढ़ता रहा हूँ, कितने सारे एडिटोरियल्स पढ़ता हूँ। उसके बावजूद भी इंडिया और नेबरहुड पे कंटेंट जो रॉ मटेरियल मिला उसमें वैलिडेशन करने के लिए, लेक्चर लेने के लिए मैंने न मालूम कितने डिस्कोर्सेस देखे, कितने आर्टिकल्स पढ़े। अगर मैं हिस्ट्री दिखा दूं तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि भले वो उतना लेक्चर में ना ले सकूं, हो सकता है लेक्चर में सारी बातें ना कह सकूं, क्योंकि पढ़ते आप इतना है, निकल करके कहीं इतना आता है, कंटेंट में इतना ही देना होता है, अदरवाइज फिर बहुत बड़ा PDF हो जाएगा। लेकिन एक जो समाधान, एक जो संतुष्टि का एहसास होता है ना, कि आप इंडिया नेपाल और इंडिया बांग्लादेश पे और इंडिया चाइना पे अपनी बात कहने के लिए आप 8-8, 9-9 घंटे दे रहे हैं, आप इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इतने सारे डिस्कोर्सेस, इतने सारे फेलोज को सुन रहे हैं, फिर आपको लगता है अब जो स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा वो मौलिक होगा, वो बहुत उपयोगी होगा। मुझे नहीं लगता है कि इस कंटेंट को एक किसी भी संस्था के किसी भी कंटेंट को डेवलप करने के लिए कोई भी एम्प्लॉई इतना एफर्ट करेगा, वो कर ही नहीं सकता है। वो बेचारा क्यों करेगा? नहीं सर, तो मतलब मैं मतलब ना तो कंटेंट में चेक है ना आपके डेडिकेशन पे चेक है। मतलब मैं वो बात तो नहीं यूज कर सकते। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, आपने बोला ना आईआर की बात कर लेते हैं, आपको लाइव दिखाता हूँ। जनरली ऐसा मुझे करना नहीं था, बट ठीक है। नहीं सर, मेरे कहने का ऐसा मतलब था कि अल्टीमेटली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो हमें जब दूसरे से बेहतर होना। हाँ, तो दूसरे से बेहतर होना है, लेकिन दूसरों से अलग भी तो होना है ना। तो हमें मतलब इसमें परफेक्शन नहीं चाहिए, हमें इससे दूसरे। हाँ, तो मैं परफेक्शन करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, दिक्कत क्या है? मुझे मेहनत करना पड़ रहा है ना। हाँ, चलो कोई भी उठा लो, कौन सा इंडिया चाइना का ही चलो ले लेते हैं, बांग्लादेश का चलो ले लेते हैं। अच्छा, ये सर्च क्यों नहीं हो रहा है? प्राइवेसी लगा के रखा है, स्क्रीन दिख रहा होगा। अब देखो भैया, इंडिया चाइना के रिलेशन पे बात कर रहे हैं, इंडिया और नेबरहुड वाले टॉपिक पे। अब देखो, इन्होंने सिग्निफिकेंस बताया, चाइना के साथ किधर गया? चाइना, हाँ। अब इन्होंने क्या कहा कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड इतना है, डिफिसिट इतना है, ठीक है, बोल दिया इन्होंने। उसके बाद इंडिया को इस थ्रेट को कैसे कम करना है, चाइनीज मिलिट्री के पैरेलल खड़ा होना है, पैसिफिक पॉलिसी बनानी है, क्वाड के साथ आना है, चाइनीज की इकोनॉमिक डोमिनेंस को कम करना है, टिकटॉक को बैन कर देना है, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट पे उन्होंने बात किया कि वेस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में उन्होंने पूरे वो बातें बता दी कहाँ कहाँ डिस्प्यूट है। और फिर उन्होंने बताया कि भाई ये 1993, 96, 98, 12, 15, 16 जो भी स्ट्रेटजी बता दिया। फिर रिवर वाली बात कर दी उन्होंने, और उन्होंने ख़त्म कर दिया, नेपाल पे आ गए। देखा आपने, देख लिया ना, इनका कंटेंट ख़त्म। आप अगर इसे क्रिस्प होना और इसे स्मार्ट होना कहते हैं तो आप खुद ही देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो सर मैंने नया वाला नहीं देखा एक्चुअली, मेरे पास पुराना वाला है। तो पहली चीज़ तो पिछले 2-3 साल का कंटेंट लगभग सेम आ रहा है, उसमें थोड़ा सा वो चेंजेस करते हैं और वो उठा करके दे देते हैं, एक वर्ड मिलता है। मैं नहीं चाहता था किसी पे टिप्पणी करूं, लेकिन ठीक है, अब बात हो गई तो बता देता हूँ। 1993 में, 96 में, 2012 में, 2008 में आपने क्या एग्रीमेंट किया, वो पूछेगा भी नहीं। जो चीज़ पूछेगा ही नहीं, जिसका रिलेवेंस नहीं है, आप चैट जीपीटी से उसको या आप विकिपीडिया से ला करके उसको डाल रहे हो, कोई महत्व है उसका? नंबर 1। नंबर 2, चाइना और हमारे बीच क्या ट्रेड हो रहा है, सिर्फ यही एकमात्र इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। मैंने टर्म दिया है इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी का, और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी में मैंने ट्रेड डिफिसिट को भी डाला है, और मैंने ये भी डाला है कि किस तरीके से ट्रेड के बहाने इंडिया के सिक्योरिटी को, इंडिया के जो सुरक्षा है उसको कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। उसमें हमने
बॉर्डर डिस्प्यूट पे सलामी स्लाइसिंग की बात की, हमने समाधान में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को बताया, कैपेसिटी बिल्डिंग बताई है, पेसेंट डिप्लोमेसी बताया है। आप एक भी कीवर्ड बताओ इसमें, एक भी कीवर्ड दिखाओ मुझे। आप ये भी बताओ कि जिस तरीके के डायमेंशन हमने यूज किए हैं, एक भी डायमेंशन आप दिखाइए। किताबों का यूज किया है, स्कॉलर को कोट किया है, न्यूज़पेपर्स के लिंक दिए हैं कि आप इन पे जाकर के और डिटेल में पढ़ सकते हो, इनके पॉइंट देख सकते हो, नहीं मिलेगा। तो क्या है ना मित्र कि जब GS2 का हमने कंटेंट बनाना शुरू किया, इस कंटेंट को किसने बनाना शुरू किया शुरुआत में? एक लड़का है जिसने पहले भी इंटरव्यू दिया है, इस बार भी इंटरव्यू दिया है 2024 वाला भी, और उसका पॉलिटिकल साइंस और IR ऑप्शनल है। बैकग्राउंड भी वही है, शायद IIT से पढ़ा है, वॉटेवर IIT से पढ़ा है शायद। तो उसने कंटेंट बनाया और पॉलिटी के 2 कंटेंट बनाए, IR के 1 कंटेंट बनाया, और वो संतुष्ट नहीं लगा, सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। इसकी वजह से फिर हमने कंपेरेटिवली कम अचीव की हुई एक लड़की है जिसने सिर्फ मेंस दिया हुआ है, इंटरव्यू नहीं दिया है, हमने कंटेंट उसको हैंड ओवर किया क्योंकि उसकी सिंसियरिटी और उसकी मेहनत पे मुझे ज़्यादा भरोसा था, बजाय उस IR वाले ऑप्शनल के। अगर भाई तुम सुन लेना तो नाराज़ मत होना, क्योंकि मुझे लगा कि आपका कंटेंट एक्चुअली सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसलिए हमने आपसे वापस लिया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो भी कोचिंग संस्था है, किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ये तो लीडिंग संस्था है, बड़ी संस्था है जो कहते हैं रिसर्च और इनोवेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग होंगे वो कौन लोग होंगे? क्या वो काम करने वाले लोग कोई सुशांत सरीन को लेके आएंगे? क्या वो ब्रह्मा चिलानी को लेकर के आएंगे? या ORF के डायरेक्टर्स बैठेंगे वहाँ पे? या विवेकानंद फाउंडेशन वाले बैठेंगे वहाँ पे? नहीं बैठेंगे ना। वो कौन लोग बैठेंगे? वो लोग बैठेंगे कोई मेंस दिया हुआ बच्चा है, इंटरव्यू दिया हुआ बच्चा है, 2-3 लोगों को दे दिया, भाई ये कर लो आप, ये कर लो आप, और वो एम्प्लॉई के तौर पे काम करेंगे। 10 बजे से 5 बजे तक उनको काम करना है, ChatGPT का इस्तेमाल करेंगे, बाकी इस्तेमाल करेंगे। उनको जो रिव्यू करने वाला होगा वो भी एम्प्लॉई होगा। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और उनकी समझ कितनी है, उनकी समझ भी कितनी है, कितने साल से उन्होंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, किस तरीके के स्कॉलर रहे हैं, अंग्रेजी पे उनका कितना कमांड है, कितना हिंदी पे उनका कमांड है। अच्छी बात यह है कि भाषा को लेकर के मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सहज हूँ। इसी की वजह से आप हिंदी की भी लैंग्वेज देखिए तो भी बेहतर है, अंग्रेजी की भी लैंग्वेज बेहतर। तो मैं जो कर रहा हूँ इसमें तकलीफ मुझे हो रही है, मैं जानता हूँ बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन मुझे कर लेने दो, मुझे इंस्पायर करो और बेहतर करने के लिए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये पहली बार था, 3 जनवरी से क्लास स्टार्ट होना शुरू हुआ, 1 जनवरी से हमने कंटेंट डेवलप करना शुरू किया, लेकिन मैंने तय किया है कि एक बार मेंस ख़त्म हो जाए, जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, ये जो आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं, इन कंटेंट को हम इसमें जितने वैल्यूडेशन हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं, नोट्स को जितना भी और बेहतर किया जा सकता है हर लेवल पे, भाषा से लेकर के वैल्यूडेशन तक, वो सब कर देंगे। छप्पर छाने का सही समय तभी है जब धूप खिली हुई हो, यानी कि अगला जो मेंस बच्चा देगा 2025 और 26 वाला, उसके लिए शानदार कंटेंट पहले से ही रहेगा। ये फैक्ट्री में उत्पादन रोज़ का रोज़ नहीं होगा, ताकि उसको पहले से ही नोट्स मिल जाए, ताकि उसको दिक्कत ना हो। तो ये जो भी काम कर रहे हैं इसके लिए मुझे इतना शक्ति मिले, मैं बीमार ना पड़ूँ अगले 1-1.5 महीने, यही मैं चाहता हूँ। करने दो, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। क्या पता जिस तरीके से मैंने लाइव पढ़ाना शुरू किया, जिस तरीके से लाइव एवोल्यूशन करना शुरू किया, जिस तरीके का कंटेंट डेवलप हो रहा है डायनामिक पोर्शन में, स्पेशली आने वाली कोचिंग्स भी इंस्पायर हो सकती हैं। ज़रूरी थोड़े है कि छोटे लोग ही बड़े लोगों से इंस्पायर होंगे। मतलब वो ट्रेंड मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्यों ऐसा है कि छोटा आदमी ही बड़े आदमी से इंस्पायर होगा? छोटे आदमी का भी कोई ऐसा काम हो सकता है जो बड़े लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन का काम कर सकता है। लेकिन दिक्कत यही है ना कि मैं कुछ भी अच्छा करूं, अभी नाम नहीं लूँगा, एक कोचिंग है जो खुद को बड़े बड़े दावे करती है, उसने पूरा का पूरा मेरा रिसर्च जो भगीरथ फाउंडेशन का था, पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ था, पूरा PYQ का रिसर्च उसने चुराया हुआ है। और उसका जब प्रमोशन देखा तो मुझे दुख हुआ कि भाई 18-18 हज़ार 22-22 हज़ार रुपये फीस ले रहा है सिर्फ मेंस के लिए, और पूरा चुरा लिया है, वर्ड बाई वर्ड चुराया है उसके जो टीम मेंबर, उसने नहीं चुराया होगा, टीम मेंबर ने चुराया हुआ होगा, और उसको अच्छा लगा तो उसने डाल दिया। लेकिन मैं क्लेम भी करूँगा तो लोग कहेंगे झूठ बोल रहा है, जबकि मैंने पढ़ाया जून 2024 में। मैंने नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़ी कोचिंग की बात कर रहा हूँ, छोटे कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ी कोचिंग की बात कर रहा हूँ। तो मैंने जून 2024 में पढ़ाया हुआ है, वो पढ़ा रहे हैं जनवरी में, फरवरी में, क्या करेंगे? लेकिन अंत में जो मुझे इंस्पिरेशन आता है वो इस बात से आता है कि आपको तब भी मेहनत करनी चाहिए, या तब ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए जब आपको रिकॉग्नाइज करने वाला कोई ना हो। यू हैव टू वर्क हार्ड, इवन हार्डर व्हेन देयर इज नो वन टू वॉच, जब कोई आपको ना देख रहा हो। इंटीग्रिटी के मामले में भी यही बात कि इंटीग्रिटी वो होती है, ईमानदारी सच्चे अर्थों में तभी होती है, प्रोबिटी तभी होती है जब आपको कोई देख भी ना रहा हो, तब भी आप बेईमानी नहीं कर रहे हैं। कोई आपको देख रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, वाह सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तब आप मेहनत करेंगे तो फिर क्या है, उसमें तो आपका वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसमें पैसों का इंटरेस्ट है, उसमें तो आपको रिकॉग्निशन का इंटरेस्ट है, आत्ममुग्धता का इंटरेस्ट है। असली प्रयास तो तब है जब आपको कोई तारीफ करने वाला हो ही ना, तब आप कर रहे हो। तो इसलिए मुझे करने दो, ठीक है? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं काम करूँगा।